बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी शेर, आवाज़ क्लियर आ रही है? यस सर, क्लियर। ओके, गुड। ओके, तो लास्ट लेक्चर्स में हमने लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स पे फोकस थे और उसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ और फिर उससे कन्वोल्यूशन और उसके कुछ प्रॉब्लम्स किए हैं और कुछ अभी करने हैं और भी हैं। मगर अब हमसे थोड़ा और आगे टॉपिक पढ़ते हैं। कन्वोल्यूशन में क्या हो रहा था? कन्वोल्यूशन को वीडियो देख ली थी आपने शेरिया? नो सर, कन्वोल्यूशन पे अभी नहीं आया। मैं 8 लेक्चर्स कंप्लीट हुए हैं। ओ, वो स्पीड से देखना। ओके, अब थोड़ा सा स्पीड अप कर लें लेक्चर्स में। ठीक है, सर, अब तो मैं साथ कन्वोल्यूशन साथ नोट्स भी बना। ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, कन्वोल्यूशन में क्या हो रहा था? अगर सिंपल वर्ड्स में कन्वोल्यूशन को कहें कि हम जो एक कोई भी आर्बिट्ररी इनपुट था, उसको हम डिवाइड कर रहे थे। मतलब मैं सपोज़ करूँ ये कोई ऐसा इनपुट है और मुझे ये सिस्टम को देना है और मुझे पता करना है कि इस इनपुट को जब मैं सिस्टम में इनपुट दूँगा, तो आउटपुट किस तरह का आएगा? आउटपुट क्या होगा? सिंपल वर्ड्स में एलटीएस सिस्टम को। तो उसकी जो लॉजिक बनाई हुई थी, वो ये थी यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी एंड टाइम इनवेरिएंटी कि ये जो पूरा सिग्नल है ना, इसको हम करते थे ब्रेक इन द इम्पल्सेस। हम इनको ना बहुत समझो कि इम्पल्स में ब्रेक कर दें और हमें इम्पल्स रिस्पॉन्स फॉर सपोज सिस्टम का सिर्फ एक इम्पल्स पे इसका रिस्पॉन्स पता हो ना, तो हम कोई भी इनपुट इसको अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हम हर इनपुट को ब्रेक किसमें कर रहे हैं? डिलेड इम्पल्सेस में। आई बात समझ में? तो यस सर। ये पूरी इसकी जो है ना लॉजिक थी। अब आज उससे फिर हमने सिस्टम के रिस्पॉन्स भी चेक किया, उसकी एलटीएस सिस्टम की कॉज़िलिटी चेक की, उसकी स्टेबिलिटी चेक की एंड सारे टॉपिक्स इसमें देख लिए थे और उसके प्रॉब्लम्स भी किए हैं मैंने। 3 तरह के डिफरेंट मेथड्स हैं कन्वोल्यूशन को सॉल्व करने के। ग्राफिकल, एनालिटिकल था, ठीक है, सीक्वेंशियल मेथड था। अब इन सब के बाद हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स में, वो है सिस्टम विथ फाइनाइट ड्यूरेशन एंड इनफाइनाइट ड्यूरेशन। अब सवाल पैदा यहाँ पे ये होता है कि मैं अगेन वही एलटीआई सिस्टम पे आता हूँ, जिसमें हम किस पे रिलाय कर रहे थे टोटल? आपका इम्पल्स पे, इम्पल्स रिस्पॉन्स पे कि आपका इम्पल्स की एक रिस्पॉन्स आपको पता है, मतलब सिंगल इम्पल्स पे उस सिस्टम का क्या बिहेवियर होगा, वो हमें पता होना लाज़मी है। मतलब एलटीआई सिस्टम में ये कंडीशन थी। अब सवाल मेरा यहाँ पे ये होता है, क्या इसका जो रिस्पॉन्स होगा इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रीट टाइम वो फिर किस तरह का होगा? क्या फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा? तो दोनों टाइप्स के होते हैं। फाइनाइट का मतलब ये है कि मिसाल दो मैं सपोज़ करूँ कि आपको सिस्टम इसको एक कोई एलटीआई सिस्टम है, इसको आप एक इम्पल्स देंगे सिंपल इनपुट, तो आपका आउटपुट कुछ इस तरह की सीक्वेंस आएगी। मैं सपोज़ करें 2, 3 एंड 4 सपोज़ करते हैं, मैं सपोज़ कर रहा हूँ, ठीक है? अब ये आपका एक सिंगल इम्पल्स पे इस सिस्टम का बिहेवियर है, जिसको हम h ऑफ n कह रहे थे, ठीक है? अब क्या अगर ये कोई ऐसा भी सिस्टम हो सकता है कि जिसमें आप ये इम्पल्स दें, जिसमें आपका रिस्पॉन्स जो है ना, ये समझो कि कोई लिमिटेड ना हो, इनफाइनाइट हो। ऐसे समझो कि यूँ कहें कि मैं इसको कहूँ 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, मतलब आप इसको कोई n इज़ इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी तक इसका रिस्पॉन्स सपोज़ करें 1 आता रहा है। या इसका यूँ सिंपल एग्ज़ाम्पल ले लूँ कि जब मैं इसको इम्पल्स ऐसा आपका सिस्टम है, अब बहुत ईज़ी एग्ज़ाम्पल ये है, ये एलटीआई सिस्टम है, इसको मैंने इम्पल्स दी, सिंपल एक इम्पल्स दी, उसका आउटपुट क्या आया? यू ऑफ एन। और यू ऑफ एन क्या होता है? शहरयार, यू ऑफ एन हम किसको कहते हैं? शहरयार, आवाज़ आ रही है मेरी? सर, यूनिट स्टेप को। हाँ, यूनिट स्टेप को, बिल्कुल। इसकी वैल्यू क्या होती है या इसकी कंडीशन क्या होती है यू ऑफ एन में? ये जो है ना, प्लस जो पॉजिटिव वाली साइड में ये 1 होता है और नेगेटिव वाली साइड में इसकी वैल्यू 0 होती है। हाँ, बिल्कुल। मतलब इसकी कंडीशन क्या होती है? ये 1 होता है जब n ग्रेटर देन ऑर इक्वल टू 0, मतलब n पे हमने जो लिमिट इसमें लगाई हुई है, वो ये है कि यू ऑफ n में 1 है
जब n यस सर। ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, अब ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 तो ये समझो कि इनफाइनाइट तक है ना, आपको जी 1 2 3 सारा, और ये n लेस देन 0, ठीक है, n लेस देन लेस 0 देन जीरो में जीरो ही होती है, जे और नेगेटिव साइड में इसकी वैल्यू जीरो ही होती है। हाँ बिल्कुल। और यूनिस अब यही है, मतलब ऐसा सिस्टम है, आपने जब उसको इम्पल्स दिया, सिंपल इम्पल्स एक दी, तो उसका आउटपुट कुछ इस तरह का आया। मैं एक सपोज कर रहा हूँ, ठीक है। अब ऐसा क्वाइट पॉसिबल बहुत सारे सिस्टम्स हो सकते हैं कंप्यूटेशनल में। अब इसके आपके पास इतने इनफाइनाइट तक जब आपके पास इसका रिस्पांस आ रहा है, तो इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्सेज आपके पास सिस्टम्स की दो क्लासिफिकेशन हो जाती हैं, system with finite duration and system with infinite impulse responses। बात समझ में आई? ये बात क्लियर हुई? यस मतलब सर। मैं कह रहा हूँ एक सिस्टम है, उसको मैं इम्पल्स देता हूँ, एक सिस्टम में इम्पल्स देता हूँ, तो वो एक कोई भी एक लिमिटेड फाइनाइट ड्यूरेशन का मतलब मुझे सीक्वेंस रिस्पॉन्स देता है। और दूसरा सिस्टम ऐसा है कि मैं उसको जब इम्पल्स देता हूँ, वो कंटिन्यूस इनफाइनाइट रिस्पॉन्स दे रहा है। तो ये दोनों इस तरीके से अब दो क्लासिफिकेशंस हो गई। यहाँ तक बात क्लियर है? यस ये सर बा क्लियर। ये समझ में आ रही है बातें? ठीक है। यस सर सिंपल समझ आ मैं रहा इसको है। और भी ईज़ी करूँ, इसको मैं इस तरह कर दूँ कि सपोज़ करें जिस तरह हम जो है एक घर में ना वो बेल लगी होती है दरवाज़े पे, ठीक है? अब यस। सपोज़ करें आपकी बेल का सिस्टम इस तरीके के, आप जब उसको कोई एक दफ़ा प्रेस करता है, इसको हम उस प्रेस को हम कहते हैं कि सिंपल एक इम्पल्स देता है, मतलब सिर्फ़ प्रेस करके छोड़ देता है। तो एक 2 तरह के रिस्पॉन्स हो सकते हैं। फॉर सपोज़ आपका या तो वो एक प्रेस करे और वो आपका जो बेल है वो 3, 4, 5 सेकंड, कोई भी एक नॉर्मल जो होता है कि 5-6 सेकंड के लिए या 10 सेकंड के लिए वो बेल रिंग करती रहे और उसके बाद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए। मतलब कोई भी एक लिमिटेड रिस्पॉन्स उसने दिया। अब दूसरे तरीके आप मिसाल दो, रिस्पॉन्स कोई ऐसी बेल डिज़ाइन की हुई हो कि आप उसको एक दफ़ा इम्पल्स दें और वो कंटीन्यूअस बस वो क्या कहते हैं कि बेल रिंग करती रहे, कंटिन्यू जब तक कि कोई मन बाहर आके मतलब वो उसको पावर ही ऑफ ना कर दे। समझ आई बात मेरी? तो ये 2 कंडीशन बन सकती हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, अब इस तरह के जो आपका ये सिस्टम है ना, एलटीआई सिस्टम जिसको हम कह रहे हैं, उसमें भी इम्पल्सेस जो हम देते हैं ना, उसमें 2 क्लासिफिकेशन आ रही। तो उनके बेस पे हम उसको कर रहे हैं और नाम से ही ज़ाहिर है, फाइनाइट ड्यूरेशन इम्पल्स रिस्पॉन्स मतलब फाइनाइट का मतलब ही होता है महदूद, लिमिटेड या एक बाउंडेड इनपुट, जिसको हम कहते हैं कि कोई भी चीज़ एक कंडीशन महदूद होती है। हद तक हो, ठीक है? जो काउंटेबल, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में हम यूँ कहें कि हो। तो ऐसा सिस्टम या ऐसा रिस्पॉन्स इम्पल्स का रिस्पॉन्स में आए जो कि लिमिटेड है, उसको हम कहेंगे एफआईआर सिस्टम्स, ठीक है? और बाकी यस सर। दूसरे कौन से? दोज़ दैट हैव इनफाइनाइट ड्यूरेशन, मतलब उसको हम कहेंगे इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स, ठीक? और ये 2 ना एफआईआर और आईआईआर के नाम से बड़े फेमस हैं, ठीक? और एफआईआर और आईआईआर फ़िल्टर्स जो होते हैं, इनसे फ़िल्टर और इनकी जो लॉजिक जो है ना, अब इस बेस पे। आई होप कि ये आइडिया क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई यस सर। क्वेरी? ठीक है? और नीचे आपके नो नो। सामने लिखा हुआ है। अच्छा, अब सपोज़ करें, अब चीज़ें जो है ना और भी हम स्पेसिफ़िक करते जा रहे हैं मगर इंशाल्लाह समझ में आती जाएँगी। अब इसको हमने एक सिंगल इनपुट दी, इसका कोई भी रिस्पॉन्स आया जिसको हम लिमिट कर रहे हैं, सपोज़ उसको हम कोई भी नाम दे रहे हैं एम, एम मतलब कोई भी काउंटेबल सीक्वेंसेस हमें मिलेगी। फॉर सपोज़ मैंने एम पर से एक सिंगल दी, इसका आउटपुट मुझे 10 सीक्वेंस 10 एलिमेंट वाली सीक्वेंस मिली या 20 वाली, मगर कोई भी काउंटेबल हो, उसको हमने नाम दे दिया एक आर्बिट्ररी वेरिएबल एम। मतलब कोई भी एम लिमिटेड टाइप का हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। ये मैं कह रहा हूँ बात एफआईआर की। ठीक है? कोई क्वेरी अभी तक इसमें? नो सर क्लियर। ओके, गुड। अच्छा, एफआईआर सिस्टम हैज़ फाइनाइट मेमोरी। अब फाइनाइट मेमोरी तक बात समझ में आ गई होगी या इसमें कोई कन्फ्यूजन है अभी भी? क्लियर है सर, सब कुछ क्लियर है अभी तो। अच्छा, गुड। अच्छा, फाइनाइट मेमोरी का मतलब ये होगा कि आपके पास जो उसका जो रिस्पॉन्स होगा,
एक जो भी लिमिटेड रिस्पांस होगा, सपोज करें उसका लिमिटेड रिस्पांस जहां से भी स्टार्ट होता है, 3 सिंपल मैं कह रहा हूँ कि सीक्वेंस 3 एलिमेंट्स वाली मुझे सीक्वेंस मिलती है। तो उन एलिमेंट्स के अलावा बाकी h ऑफ n क्या होगा? 0 होगा। मतलब यूँ कहूँ कि वो जो m जिसको मैंने कहा था, m से जब ज़्यादा हम चले जाएँगे तो वो वहाँ पे भी 0 होगा, या लेस देन n लेस देन 0 पे भी इसका रिस्पॉन्स इम्पल्सिस का 0 होगा। ये बात क्लियर होगी? तो हम जो है कन्वोल्यूशन फ़ॉर्मूला है, उसको हम सिंपल वर्ड्स में एक महदूद कर देंगे। पहले फ़ॉर्मूला था ना k इज़ इक्वल टू 0 से लेके माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, अब वो हमारे पास लिमिटेड हो गया। हमें कहाँ से कहाँ तक चाहिए? 0 से लेके वो जो m मतलब m बिट्स थी या जो एलिमेंट सीक्वेंस थी, उससे एक एलिमेंट कम तक हमें ये सम अप करना है। ये हो गया किसके लिए फ़ॉर्मूला? कन्वोल्यूशन का फ़ॉर्मूला फॉर द FIR, क्योंकि FIR में ही तो लिमिटेड इम्पल्स रिस्पॉन्स है। हम उसी को FIR कह रहे हैं जिसका इम्पल्स रिस्पॉन्स है लिमिटेड। लिमिटेड टू व्हाट लेवल? टू द m, मतलब जो भी उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा, मैक्सिमम उसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसकी सीक्वेंस में, वो m तक होंगे। तो उस वजह से इसको ही हम कह रहे हैं। तो ओवरऑल हमें जो कन्वोल्यूशन का फ़ॉर्मूला अप्लाई करना होगा, वो भी m तक ही करना होगा। मतलब m-1, -1 क्यों करते हैं? क्योंकि हम हमेशा रियल काउंटिंग कहाँ से करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की मैं बात करता हूँ, मिसालों में या मैं आपको कहूँ 1, ये है 10, ये है 11, ये है 12, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इस सीक्वेंस में? 10, 11, 12 में नंबर ऑफ सीक्वेंस कितने हो गए? शहरयार? 10 में होंगे सर 11 सीक्वेंस होंगी, नंबर ऑफ सीक्वेंस, क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा। नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। 10, 11, 12, ये जो मैंने एक सिंपल रेड कलर में लिखा है ना, तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 3। 3, एग्ज़ैक्टली। तो k इज़ इक्वल टू 0 से लेके हम कहाँ तक जाएँगे? मतलब m इज़ इक्वल टू इसमें 3 हो गया। ठीक है? मतलब ये सही है। मेरा ठीक है m, तो मैं कहाँ से कहाँ तक जाऊँगा? 0 से लेके m-1 मतलब 2, तो ओवरऑल मेरे 3 एलिमेंट्स ही कवर हो जाएँगे। ठीक है? बात समझ में आ गई? यस सर। तो दिस सिस्टम एक्ट्स एज़ अ विंडो दैट व्यूज़ ओनली द मोस्ट रिसेंट इनपुट्स सिंपल्स फॉर फॉर्मिंग द आउटपुट। ठीक है? तो सिंपल है, एक इम्पल्स आती है, इम्पल्स का रिस्पॉन्स एक कोई भी लिमिटेड है। इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहूँ, मैं अगर फॉर सपोज़ ये इम्पल्स है, तो ये इसका कोई भी रिस्पॉन्स है। तो कोई भी लिमिटेड रिस्पॉन्स आ रहा है ना, तो इसको जस्ट लाइक आप इसको एज़ अ विंडो देखेंगे। इसको एक लिमिटेड फॉर्म में आपका आ रहा है, और ये इनपुट हम अप्लाई करेंगे, इस इम्पल्स रिस्पॉन्स की बेस पे हम इनपुट्स का आउटपुट मालूम करेंगे। तो ये हो गया फाइनल इम्पल्स रिस्पॉन्स। अभी तक FIR में कोई चीज़ समझ में ना आई हो, या कोई चीज़ पूछनी हो, तो बेशक पूछ सकते हैं। सर बस इसका ये फॉर्मूला याद रखना होता है ना हमें, बाकी तो हाँ। सब इजी है। हाँ, ये चीज़ें बस। ईज़ी हैं, मेन थ्योरी ज़हन में होना लाज़मी है, क्योंकि एट द एंड हम जो फ़ॉर्मूला तो अप्लाई करेंगे ही, ऑब्वियस सी बात है। यस। बिकॉज़ फ़ॉर्मूले की जो बेसिस हैं, उसका पीछे जो बैकग्राउंड थ्योरी क्या है, उसको भी समझना लाज़मी है। तो इससे ये फ़ायदा हो जाता है कि हमें कहाँ पे कौन-सी चीज़ अप्लाई करनी चाहिए, उसमें हेल्प हो जाती है। अक्सर ये होता है ना कि यार ये फ़ॉर्मूले तो सारे पढ़े हुए हैं, अब कहाँ पे कौन-सी चीज़ यूज़ होगी? ऐसे अक्सर कन्फ्यूजन्स होती हैं। तो वो हमें हेल्प मिलती है विद द थ्योरी। थ्योरी का पता होगा कि जब लिमिटेड रिस्पॉन्स होगा तो उसमें ये होगा, और जब इनफाइनाइट होगा तो उसमें ये होगा, तो इस तरीके की चीज़ें ईज़ी हो जाती हैं। अच्छा, अब दूसरे तरीके तरफ कौन-सा आ गया? अब आपके सामने मेरे ख़्याल में और भी चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि FIR में क्या था? लिमिटेड था। k इज़ इक्वल टू 0 से लेके m तक था। m कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर था, मतलब एक लिमिटेड नंबर का रिस्पॉन्स था। अब यहाँ पे इनफाइनाइट है, मतलब k इज़ इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक आपके पास है। ये है। अब यहाँ पे बात इम्पोर्टेंट नोट करने की आपको। अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स आपका इन्फिनिटी तक होगा, मतलब लामहदूद होगा, और आप कैलकुलेट कर रहे हैं क्या? कन्वोल्यूशन। और कन्वोल्यूशन में हम क्या करते हैं? अक्सर फॉर्म स्टेप्स क्या हैं? फिलिप करना, मतलब एक सिग्नल को हम फिलिप करते हैं, जो इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है ना, अगर आपने लेक्चर्स सुने हुए होंगे यकीनन, कन्वोल्यूशन वाले यहाँ भी देखेंगे, तो उसका जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं हम?
हमेशा ये जो एक इम्पल्स रिस्पॉन्स है, जो भी इसकी सीक्वेंस होती है उसको पहले फ्लिप करते हैं। फ्लिप यूँ करते हैं कि जो राइट वाली वैल्यूज़ है लेफ्ट और लेफ्ट वाली साइड पे जिस तरह हम टाइम रिवर्सल करते हैं ना, इसमें करते हैं। फिर यस। उसके बाद हम शिफ्ट करते रहते हैं। एक स्टेप शिफ्ट किया, फिर जो भी ओवरलैपिंग एलिमेंट्स होते हैं, उनको मल्टीप्लाई करके सम करते हैं। फिर एक और शिफ्ट करते हैं एंड सो ऑन। इसका जो फ़ॉर्मूला है तरीका यही है। तो जब आपके पास चीज़ें इनफ़ाइनाइट होंगी, मैं यूँ कहूँ कि अब मैं यू ऑफ एन को एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। यू ऑफ एन को मैंने सपोज़ करें मैं सिग्नली ड्रा कर देता हूँ। ये है, ठीक है? ये इस तरह ये कंटीन्यूअस चलता रहेगा ना। अब इसको मैं फ्लिप करूँगा, तो ये इनफ़ाइनाइट है, तो मैं अपने कंप्यूटर्स में या कंप्यूटिंग मशीन में कितनी मेमोरी रखूँगा या कितना हद तक इसको कंप्यूट करता रहूँगा। क्योंकि ये तो कंटीन्यूअस शिफ्ट होता रहेगा, रिस्पॉन्स मालूम करता रहेगा। शिफ्ट किया, फिर ये तो एक समझोगे इनफ़ाइनाइट लूप हो जाएगा। तो इनफ़ाइनाइट लूप में आपके सिस्टम में इतनी मेमोरी थोड़ी होती है या कोई भी सिस्टम हो, उसके बाद इनफ़ाइनाइट मेमोरी तो किसी के पास भी नहीं होती। तो ऐसे मामलात में तो ये बड़ा मामला मुश्किल हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली ऐसे सिस्टम्स जिनका फाइनाइट आपका इम्पल्स रिस्पॉन्स इनफाइनाइट हो जाता है, प्रैक्टिकली कन्वोल्यूशन सम उनका मालूम करना क्या कहते हैं इम्पॉसिबल हो जाता है क्योंकि उनके लिए हमें मेमोरी जो रिक्वायर्ड है, जो प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड है वो इनफाइनाइट तक हो जाएगा और ये कोई भी सिस्टम हो इनफाइनाइट तक तो नहीं जा सकता। अक्सर इवन आपने कभी-कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि आप गेम्स वगैरह खेल रहे हैं या कोई भी हेवी सॉफ्टवेयर भी चलाते हैं, जब आपका कंप्यूटर में वो कंप्यूटर की मेमोरी से ज़्यादा उसको मेमोरी रिक्वायर्ड होती है या वो प्रोसेसिंग होती है तो सिस्टम बैठ जाता है। ऐसा होता है या नहीं? ये एक्सपीरियंस किया है कभी आपने? यस सर। ठीक है? तो अब यहाँ पर तो इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स है, ठीक है? अब इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स को हम कितना शिफ्ट करते रहेंगे, फिर उसको एडिशन मतलब प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। मगर एक और भी अजीब सिनेरियो है कि प्रैक्टिकली बहुत सारे सिस्टम्स जो है ना नेचुरली क्योंकि हम जो ये मैथमेटिकल मैनिपुलेशन कर रहे हैं ना, वो ऐसे नहीं है कि अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे रियल लाइफ़ में जो सिस्टम्स होते हैं, उनका बिहेवियर जो इस तरीके का होता है तभी तो इस तरह की क्लासिफिकेशन है। तो बहुत सारे सिस्टम प्रैक्टिकल हैं जिनका इन आईआर का जो कैटेगरी में आते हैं। तो फिर ऐसे सिस्टम्स को डीएसपी में या उसकी कंप्यूटेशन कैसे की जाएगी? सवाल होता है या नहीं? अब यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई? एलटीएस सिस्टम उसकी 2 क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इम्पल्स रिस्पॉन्स आईआर, एफआईआर। अब जब एफआईआर तो इजीली हम उसका कंप्यूटेशन बाय कन्वोल्यूशन कर रहे हैं, जो अभी आपके सामने मतलब हमने किया था। इस सिस्टम्स को फिर हम कैसे करते हैं? फिर एलटीएस सिस्टम्स को हम किससे डिस्क्राइब करते हैं? डिफरेंस इक्वेशन वाला जो हमने डिस्कस किया था। डिफरेंस इक्वेशन याद है? या लेक्चर्स जो सुना हुआ है वो? शरिया कौन सा वाला सर? डिफरेंस इक्वेशन वाला एलटीएस सिस्टम डिस्क्राइब बाय डिफरेंस इक्वेशन। नहीं नहीं सर, अभी इस पे नहीं आया। अच्छा, अच्छा काफ़ी स्लो जा रहे हैं आप लोग। डिफरेंस इक्वेशन क्या है? जिस तरीके से नहीं आप लोगों को मैं यूँ कहूँ कि सर्किट्स में हम इवन एसएनएस में हमने किया था कि बहुत सारे सिस्टम्स जो एसएनएस में भी हम पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या हो रहा था जिस तरह मिसाल लो आरसी सर्किट है आपका सिंपल। मैं एक एक एग्ज़ाम्पल लेके कर रहा हूँ ताकि इज़ी समझ में आए। एक तो जी। इसको हम किससे डिस्क्राइब कर रहे थे? क्योंकि आपका जो कैपेसिटर होता है, इसका जो मेरे ख़्याल रजिस्टर में और जो कैपेसिटर का वोल्टेज का फ़ॉर्मूला किस तरह होता है? इन टर्म्स ऑफ किसमें होता है? याद है कुछ डिफरेंशिएटर होता है ना? या उसमें होता है इंटीग्रेटर में होता है। इक्वल टू सी। C इज़ इक्वल टू क्यू सी इक्वल टू V इसका क्यू वोल्ट इक्वल टू सी। V इज़ इक्वल टू मतलब इसका कैप क्यू वोल्टेज इज इक्वल टू सीवी। हाँ, वो तो है Q इज़ इक्वल टू CV वो तो हो गया उसका चार्जेस का। मैं इसकी बात कर रहा हूँ वोल्टेज और करंट का आपस में रिलेशन। वो तो सही है, ठीक है, वोल्टेज और चार्जेस का रिलेशन। ये है वोल्टेज एंड करंट का रिलेशन। एक तो देखो सिंपल जो रेज़िस्टर का होता है V इज़ इक्वल टू IR एज़ पर द ओह्म्स लॉ होता है, ठीक है? वोल्टेज का जो आपका कैपेसिटर का होता है समहाउ कुछ इस तरीके का होता है V इज़ इक्वल टू मेरे ख़्याल में 1/√LC
इस तरह करके कुछ इंटीग्रेटर में होता है या डिफरेंशिएटर में होता है, आई डोंट एग्जैक्ट रिमेम्बर। ठीक है, अभी आपको याद है तो आप डिस्क्राइब कर लें। याद है कुछ? नो सर, अभी याद नहीं आ रहा। हाँ, Q इक्वल टू सी वी और वो V इक्वल टू आई आर, ये याद आ रहा है अभी तो फिलहाल। हाँ मुख्तलिफ तो होता है कभी कभी, है इंडिकेशन उसमें, मुझे भी एग्जैक्ट अभी ज़हन में नहीं आ रहा। खैर कर लेते हैं, कोई जी इशू सर, नहीं। बाद में ग्रुप पे शेयर मकसद कर दीजिएगा। हाँ हाँ कर लूँगा, उसका मसला नहीं। अच्छा, हाँ सिंपल इसका सी, हाँ आई इज इक्वल टू सी डी वी अपॉन डी टी। ठीक है, इट मीन्स के जो आपका वोल्टेज होता है ना, वी सी इज इक्वल टू 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई इंटू आई डी टी। बात समझ में आई? जी सी इज इक्वल टू, अब मैं इसको क्यों बता रहा हूँ कैपेसिटर का यहाँ, मतलब ये है कि सिंपल एक कैपेसिटर जब आपके, अब ये एक प्रैक्टिकल सिस्टम है ना, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आपको वो ये है कि अब ये देखो आरसी जो सर्किट है ये आप लोगों ने भी यूज किया होगा फिजिक्स में, या मतलब बेसिक जो एलिमेंट्री जो इनिशियली जो हमारे पास सब्जेक्ट है उनमें कहीं ना कहीं ये पढ़ा होगा। अब ये प्रैक्टिकल सिस्टम है, मतलब रेजिस्टर और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन करके उसको सप्लाई अप्लाई करना और अब सप्लाई लगाकर फिर उसको हम रिस्पांस मालूम करना। इसको हम किससे कर रहे थे इसको हम किससे मॉडल कर रहे थे इस सिस्टम को, यूजिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशंस को कौन सी होती है, जिसमें ऐसी इक्वेशन जिनमें आपको यहाँ इंटीग्रेटर या डेरिवेटिव का टर्म आ जाता है ना। अब यहाँ पर मिसाल दो, अगर मैं वोल्टेज को मॉडल करूं तो ये बन जाएगा आई आर, ऐसे ही था ना, आई आर और प्लस 1/c ओवर आई डी टी, ऐसे ही तो होगा। यस मतलब सर। ये सर्किट मॉडल किससे हुआ, एक एक प्रैक्टिकल सिस्टम है उसको हमने मॉडल किससे किया, डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब यहाँ पर डिफरेंशियल आप, इक्वेशन। हाँ यहाँ पर अब ऐसे प्रैक्टिकल सिस्टम जो जो कि इस तरह के इनको हम अगर डिस्क्रीट टाइम में करते हैं तो वो फिर डिफरेंस इक्वेशन से मॉडल होते हैं। आई बात समझ में? बात क्लियर हो रही है? यस सर। जी सर, क्लियर है। ठीक है, वहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन करते हैं और डिस्क्रीट टाइम, क्योंकि हम यहाँ पर ना सारी चीजें किस में कर रहे हैं, टाइम को कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स जो थे उनको हमने डिस्क्रीट टाइम में किया। तो डिस्क्रीट टाइम में इस तरह के प्रैक्टिकल सिस्टम जो कि वहां पे आपके कंटिन्यूअस टाइम में डिफरेंशियल इक्वेशन से हो रहे थे, यहाँ पे डिस्क्रीट टाइम से हो रहे हैं। ठीक, तो आईआर जो सिस्टम्स हैं इनको फिर जो है हम किससे करते हैं, डिफरेंस इक्वेशन से मॉडल करते हैं। बात क्लियर होगी? सर, डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंस इक्वेशन, कोई फर्क है इन दोनों में? हाँ ना, वही तो मैं अभी इतनी देर बता रहा हूँ। ये अभी जो सर सिस्टम तो मैंने आरसी सर्किट जो मैंने लिखा था, इसको जो मैंने वोल्टेज की इक्वेशन लिखी थी वो समझ में आ गई थी। मैं इसको दोबारा कर रहा हूँ। ये आपको बात क्लियर हो गई थी पहले, ये बताएं ताकि मैं स्टेप बाय स्टेप चलूं। मैं आपका सवाल समझ गया, आप पूछ रहे हैं कि डिफरेंस है क्या, हम क्यों करते हैं, ऐसे ही ना? आप यही कह रहे हैं? यस सर, यही पूछ रहा हूँ। हाँ, अब देखो ये जो है ना, अब जिस तरीके से आरसी सर्किट को हम जब ये कंटिन्यूस टाइम में था तो इसको हमने मॉडल किया, तो किससे हमने मॉडल किया, डिफरेंशियल इक्वेशन से। उसमें क्या आता है, इंटीग्रल, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। तो ऐसे टाइम्स में जब इन्वॉल्व हो जाते हैं वो हमारी डिफरेंस इक्वेशन हो जाती है, और उसके फिर सॉल्यूशन के डिफरेंट मेथड्स हैं। ठीक है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन और इस तरह के जो होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, ये सारे जो आप जो है ना लीनियर अलजेब्रा एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस के ना सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो उसमें ये सारी कैटेगरीज हम सॉल्व करते हैं कि होमोजीनियस इक्वेशन और नॉन होमोजीनियस, उस तरीके से लीनियर, नॉन लीनियर एंड सो ऑन, इस तरीके से हम पढ़ते हैं। तो उनकी एप्लीकेशन आपकी क्या है, इस तरह के सर्किट्स में आती है। अब ये सर्किट्स हैं कंटीन्यूअस टाइम में। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये सब चीजें किस में आती हैं, कंटीन्यूअस टाइम में।
जब डिस्क्रीट टाइम में आते हैं, तो फिर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं होती। बात समझ में आ रही है मेरी? वहाँ पे फिर आपके पास डिफरेंस इक्वेशन आ सकती है और डिफरेंस इक्वेशन में क्या होता है, जिस तरीके से आप वहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ पे समेशन की साइन होती है। ये जो एक जनरल फॉर्मेट जो है ना इंटीग्रेशन डिफरेंस इक्वेशन का, वो ये लिखा हुआ है। अब समेशन साइन से इसको पहचानते हैं हम। मतलब यहाँ पे डिफरेंस इक्वेशन में सबमिशंस होती हैं। यहाँ पर आपके पास अलजेब्रिक सम और डिवाइड हो रही होती हैं चीजें, ठीक है? यहाँ पे आपके पास डिफरेंशिएटर हो रहे हैं, इंटीग्रेटर नहीं होते। आई बात समझ? क्योंकि डिस्क्रीट हो गए ना, वो जो इंटीग्रेशन होती है उसको भी कहते हैं कि एक कंटीन्यूअस एलिमेंट्स की समेशन है। आपने सुना होगा, यकीन पहले पढ़ा होगा कहीं। इंटीग्रेशन भी एक किस्म की समेशन होती है, मगर वो कंटीन्यूअस एलिमेंट्स की, कंटीन्यूअस टाइम से जो भी चीजें होती हैं जो कंटीन्यूअस होती हैं। अब यहाँ पे क्योंकि यस ऑलरेडी डिस्क्रीट टाइम में हमने चीजों को डिवाइड कर दिया, तो डिस्क्रीट टाइम की चीजों को हम जब भी सम अप करते हैं, तो उसके लिए चीजें जो होती हैं वो ये होती हैं, ये समीशन साइन होती है। बात समझ में आई? यस क्लियर हो गया अब। ओके। तो यहाँ पे जो ये डिफरेंस इक्वेशन, तो क्योंकि हमने कंटिन्यूअस टाइम ऑलरेडी डिस्क्रीट टाइम में आ गए हैं, तो इस तरह के सिस्टम तो चेंज नहीं होते हैं ना। ऐसे नहीं है कि आपने जो कंटिन्यूअस टाइम से डिस्क्रीट टाइम में आए तो डिफरेंशियल इक्वेशन वाले सिस्टम्स खत्म हो गए, ऐसे नहीं है। सिस्टम तो अभी भी वही है, फिर उनको जो है डिस्क्रीट टाइम में मॉडल किया जाता है यूजिंग द डिफरेंस इक्वेशन। आई होप कि क्लियर हो गया होगा ये चीजें अब। यस ठीक है, अब ये ओवरऑल पिक्चर आप अपने ज़हन में रखें, ये काफी हेल्पफुल होगी। अब क्योंकि सिस्टम, अगर इस पिक्चर को ध्यान में रखें, सिस्टम हम कौन से पढ़ रहे हैं? एलटीएस सिस्टम। अब एलटीएस सिस्टम में जो हम दे रहे हैं इनपुट, अब चीजों को ना देखो सिंपल वर्ड्स में देखो, इसको हमने इनपुट दिया, पहले हमने सिर्फ इसका इम्पल्स रिस्पांस देखा। इम्पल्स रिस्पांस में दो चीजें आ गई, एक तो फाइनल इम्पल्स रिस्पांस आ गया। तो फाइनल इम्पल्स रिस्पांस में हमारे पास क्लासिफिकेशन, हमने उसको नाम दे दिया कि भाई ऐसे सिस्टम, ऐसे एलटीएस सिस्टम जिसको हम इम्पल्स, जिसका रिस्पांस आपका लिमिटेड हो, तो एफआईआर आ गया। तो अब ऐसे सिस्टम्स का हम कोई भी आर्बिट्ररी, आर्बिट्ररी का मतलब पता है ना क्या होता है? सर याद नहीं आ रहा है अभी। आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी का नहीं मतलब पता? सर याद नहीं आ रहा अभी। अच्छा, आर्बिट्ररी का मतलब ये है कि ऐसा जिस तरीके से हम यूं कहेंगे अननोन, या जिसका हमें पता नहीं है कि पहले से किस तरह का होगा। मैं कह रहा हूँ ना, अब इसको मैं आर्बिट्ररी इनपुट, आर्बिट्ररी मतलब जिस मुझे इनपुट का पता नहीं है किस तरह का आएगा। मैं सपोज करूँ कोई भी रैंडम बोल सकते हैं सर तो फिर। आ, रैंडम। आप किसी हद तक उसको कह सकते हैं कि रैंडम भी। हाँ, ये है भी, हम उसको क्या कहते हैं कि जैसे हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हमें रैंडमली आउटपुट जनरेट होता है, हमें पता नहीं होता कि हेड आएगा या टेल आएगा, तो इसको आर्बिट्रेरी के सेंस में कह सकते हैं। हाँ, इसको हम वो भी कह सकते हैं। बिल्कुल सही है, मतलब जिसका हमें पता नहीं है कि किस तरीके का इनपुट सिस्टम को आएगा। फॉर सपोज जिस तरीके, सर फॉर सपोज मैं यूं कहूँ कि एक स्पीकर सिस्टम है, मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि स्पीकर सिस्टम है, वो एफआईआर सिस्टम है, मैं सपोज कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें अब पता नहीं किस तरह का जो क्या कहते हैं कि इनपुट सिग्नल, वॉइस सिग्नल मिलेगा जो उसको वो एम्पलीफाई करेगा। देखो ना, अभी पता नहीं है ना अगला क्या बोलेगा, माइक पे बैठा हुआ है, बस कुछ भी बोल सकता है। तो मतलब वो एक किस्म का उसको एज ए जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है ना रैंडम है, उसको पता नहीं है कि किस तरह का सिग्नल आएगा। मगर एक चीज पता है, इस सिस्टम में एक सिंगल इम्पल्स पे रिस्पॉन्स क्या आएगा वो हमें पता है, तभी तो हम इसको एफआईआर सिस्टम कह रहे हैं। और और जो भी इनपुट आएगा, जो भी इनपुट आएगा, मतलब हम आर्बिट्ररी कर रहे हैं, जिसको रैंडम कर रहे हैं, मैं सपोज उसको ब्रेक करूंगा किसमें? इम्पल्सेस में। अब सपोज करें ये एक कोई रैंडम सिग्नल, जिस तरह का कोई अजीब सा सिग्नल है ना, जिसकी कोई मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है। अब इसको हम क्या करेंगे? इन टाइम इसको इम्पल्सेस में ब्रेक करेंगे, और सिंगल इम्पल्स में तो मुझे रिस्पॉन्स पता है ना। यहाँ पर ये मैंने क्या बताया था? सिंगल इम्पल्स में पता है। तो इट मींस जब मैं इस पूरी इनपुट जो आपका आया है इसको मैं ब्रेक कर दूंगा इन इम्पल्सेस में, तो मैं एक सिंगल सिंगल इम्पल्स का रिस्पांस को सम अप करता जाऊंगा, तो मुझे ओवरऑल इस सिग्नल पे इम्पल्स रिस्पांस पता चल जाएगा।
इनपुट पे रिस्पॉन्स पता चल जाएगा। बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो हम यही बात कर रहे थे। आईआर सिस्टम में आपके पास है तो इनफाइनाइट है, तो यहाँ पे हम जो है उसको हम किससे कर रहे हैं? डिफरेंस इक्वेशन से क्लास जो मैथमेटिकली लिख रहे हैं। तो इसको क्या हुआ कि एलटीएस सिस्टम्स को हम किससे करें? अब करें कैरेक्टराइजिंग बाय द डिफरेंस इक्वेशन। आई बात समझ में? यस सर। अच्छा, अब यहाँ पर जो है एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आ गई है, वो है फिर रिकर्सिव एंड नॉन रिकर्सिव सिस्टम्स। अब इनकी जरूरत क्यों पड़ी? अब इसको जिस तरीके से मैं कह रहा था ना कि जब आपके पास आईआईआर सिस्टम हो, इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पांस सिस्टम हो, मगर प्रैक्टिकली उनको भी तो हमें क्या कहते हैं रियलाइजेबल करवाना है, उनको भी एक किस्म का सिस्टम में लेके आना है, कंप्यूटेशन करनी है। तो उसके लिए फिर क्या होता है, एक नए क्लासिफिकेशन इसको हम पढ़ रहे हैं, फिर उससे आपको आइडिया हो जाएगा। रिकर्सिव सिस्टम्स कौन से होते हैं? सपोज करें अब जिस तरीके से एक we wish to compute the cumulative average of the signal in the interval of the। पहले ये बताओ, ये सिग्नल आपको समझ में आया? इसका मतलब क्या है? रिकर्सिव को छोड़ो, पहले ये सिर्फ समझो, ये आपको समझ में आया? मैं रिकर्सिव ही समझा रहा हूँ। सर ये एक बार एक्सप्लेन कर दें छोटे हाँ बच्चों के चलो लिए। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज करें कि आपके पास सिग्नल है, मैं कह रहा हूँ कि 1 से लेके, हाँ 1 से लेके 100 तक मैं आपको कहूँ, मैं सिंपल वर्ड में कहूँ 1 से लेके 100 तक मुझे सिग्नल्स का एवरेज निकाल के दें। मतलब 1 से लेके 100 तक नंबर्स का एवरेज निकालें। सिग्नल्स को मतलब आप छोड़े, फिर ध्यान में रखें नंबर। 1 से लेके 100 तक का आप जो है ना एवरेज कैसे निकालेंगे? सर एवरेज कैसे निकालें 1 से 100 तक? हाँ सर मतलब वो कर देंगे 1 + 1 डिवाइड बाय 2। हाँ नहीं, 1 से लेके 100 तक इन सब का 1 जो से 100 कम्युलेटेड तक। एवरेज, कम्युलेटेड का मतलब पता है ना कि मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 सारों का मैं सम अप करूंगा, फिर डिवाइडेड बाय करूंगा जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ऑब्वियस सी बात है 100 मतलब 100 से डिवाइड करूंगा। आई बात समझ में या नहीं है? वो कहाँ नहीं? यस तो यस सर। ये भी किससे समझोगे? उसका फार्मूला है कि हम क्या कर रहे हैं, जीरो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो एन इज एच ऑफ के कोई भी नंबर है, मैं सपोज कर रहा हूँ एच ऑफ 0 मतलब 1, एच ऑफ 1 मतलब 2। हम इसको हम नंबर ले रहे हैं, के इज इक्वल टू 0 से लेके 99 तक। ये उसकी इक्वेशन बन गई जो मैंने अभी आपको बताया। क्या बताया मैंने? 0 से लेके आप जो है क्या कर रहे हैं, 1 से लेके 100 तक आप जो नंबर है उनका एवरेज निकाल रहे हैं। तो उसका अगर हम फार्मूला बनाएंगे तो इट मींस पहले तो मुझे क्या करना होगा, 1 से लेके 100 तक। अब मैं हर एक एलिमेंट को नाम दे रहा हूँ x, ठीक है? तो इट मींस ये x ये 0 हो गया, ये x और ये n। तो मैंने n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 0 पे x हमारे पास x ऑफ 0 पे क्या होगा, 1। इस तरीके से जाके x ऑफ 99 क्या होगा, किसके बराबर होगा? x ऑफ 99 किसके बराबर होगा इस हिसाब से हम देखें? 100 के बराबर होगा। हाँ बिल्कुल, ठीक है। और जब हम सारे एलिमेंट्स को सम अप कर देंगे तो डिफरेंस अगर जनरल फॉर्मेट में मैं लिखूं 1 से लेके 100 तक, उसका जो मैथमेटिक्स में हम किस तरीके से लिखते हैं, समीशन साइन से लिखते हैं, ठीक है? सम इज इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक है आपके पास, 99 तक है, मतलब 0 से लेके 99 तक है। तो इसको मैंने नाम दे दिया सिंपली k इज इक्वल टू 0 से लेके 99 तक, ठीक है? और x ऑफ k जो है उसमें अंदर जो है मेरा ये है मन। बात समझ में आ गई? तो समझ जाना। और एवरेज का फार्मूले में हमेशा ये होता है कि जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उनको साथ डिवाइड करना होता है। तो इस समीशन का जो भी आपके पास रिजल्ट आएगा उसको डिवाइड किससे करेंगे, जितने भी आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। मतलब हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स टोटल कितने, हमने उसको नाम दे दिया फिलहाल n, मैं यूं कहूं कि 100 है।
तो इसको डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, ऐसे ही है ना फार्मूले के हिसाब से। यस सर। अब इस मीन्स अगर आप खुद सोचें कि मैं इतने नंबर्स का जब एवरेज निकालूँगा 1 से लेके, तो मुझे पहले क्या करना होगा, मेमोरी में कंप्यूटर की या जिसमें भी डिवाइस में आप कंप्यूट कर रहे हैं, पहले तो उन सारों एलिमेंट्स को मेमोरी में सेव करवाना होगा, ताकि वो उनको सम अप करे, फिर उसका एवरेज निकालेगा ना, ऐसे ही है ना? यस। ठीक है? अब सपोज़ करें आपको अगर कहा जाए कि 10,000 का आप एवरेज निकालें, 1 से लेके 10,000 का, तो कितनी मेमोरी रिक्वायर्ड होगी? निकल जाएगा। 10,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स, निकल गया एवरेज। 10 10,000 1 से लेके 10,000 तक। 1 से लेके 10,000 तक जितने भी एलिमेंट हैं, उनका एवरेज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? 1 से 10,000 सर, 10,000 को डिवाइडेड कर देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स से। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 10,000 है। नहीं, नहीं, नहीं ना, एवरेज तो ऐसे नहीं निकलता ना। एवरेज में मैंने अभी क्या बताया कि पहले 1 + 2 + 3 इन सब का सम अप करते हैं ना। जिस तरह मिसाल तौर आप अपने सेमेस्टर की जीपीए निकाल लें, तो कैसे निकाल लें एवरेज? ऐसे ही है कि लास्ट सेमेस्टर की जो जीपीए इसको डिवाइडेड बाय 8th सेमेस्टर से कर देंगे, तो 8th सेमेस्टर की जीपीए आ जाएगी क्या? ऐसे होता है? आप जीपीए किस तरह निकाल रहे हैं अपने? जीपीए सर डिवाइडेड बाय ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि आपके क्लास में आप 10 बच्चे हैं, उन 10 बच्चों का किसी के 50 हैं, किसी के 100 हैं, किसी के 80 हैं, तो उनका मुझे बताओ कि क्लास की एवरेज मार्क्स कितनी है? तो किस तरह निकाल दें हम उन क्लास के एवरेज मार्क्स? टोटल टोटल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। हाँ, एग्जैक्टली यही हुआ ना। मतलब पहले आप उन सब जितने भी इंडिविजुअली ने मार्क्स लिए होंगे, उन सबको सम अप करेंगे ना। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अब कह रहा हूँ 1 से लेके 1000 तक नंबर्स हैं, इन सब का एवरेज निकालना है, तो क्या होगा? अच्छा, पहले इन सब नंबर्स को हम सम करेंगे हाँ, और नंबर स्टार्ट होगा हमारा 0 से, यानी कि हाँ, n इज इक्वल टू 0, और हम ठीक, जाएंगे 9999 यानी कि 999 तक हम इसको कर देंगे सम। हाँ, सही बोल रहा हूँ सर? और सही है। उसके बाद डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास आ गए 1000, 1000 से हाँ, डिवाइड कर देंगे, ये हमारा ये एवरेज निकल जाएगा। हाँ, मतलब 10,000 की मैं बात कर रहा हूँ, तो 10,000 से कर लेंगे, ठीक है। तो क्या यस सर। क्या आप इस तरीके से एक सिंपल एक एवरेज निकालने के लिए आपकी सिस्टम की इतनी मेमोरी यूज हो रही है, और 10,000 तो एक क्या कहते हैं कि आजकल की कंप्यूटेशन में एक नॉर्मल सा समझा जाता है। अब तो मतलब आपके मिलियंस में या जो उसके एवरेजेस निकाले जाते हैं, जिस तरह डेटा साइंस वगैरह है। तो ऐसे के लिए तो फिर आपके पास कंप्यूटर में इतनी ज़्यादा मेमोरी होनी चाहिए। तो ये तो इक्वेशन हम्म। का थोड़ा-सा ना एक अजीब-सा लग रहा है कि आप सिंपल एक एवरेज निकालने के लिए आपका कंप्यूटर इतनी मेमोरी यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पर कोई ना कोई और मेथड होना चाहिए ना। ठीक है? तो कंप्यूटर अब ये मैं एवरेज पे ही चल रहा हूँ। अच्छा, द कंप्यूटेशन ऑफ y requires storage of all the input samples since n is increasing memory requires grow in linearly with time। अब मेरी बात तो समझ में आ गई होगी ना आपको कि अब 10,000 कर लो, 1 लाख कर लो, जितना भी नंबर्स का आप एवरेज सिंपल एक एवरेज निकालने के लिए आपको पहले वो सारे जो नंबर्स हैं मेमोरी में सेव करवाने पड़ेंगे। फिर उनको ऐड करवाना पड़ेगा, फिर उनका डिवाइड करके एवरेज निकालेंगे। तो बहुत ज़्यादा मेमोरी रिक्वायर्ड हो। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम दूसरा ऐसा तरीका करें कि थोड़ा-सा मैनिपुलेशन करें इक्वेशंस में, या थोड़ा-सा जिससे हम उस एवरेज को है ना क्या कहते हैं कि कम मेमोरी में वही सेम काम करवा सकें। आपके ज़हन में कोई ऐसा फ़ॉर्मूला आ रहा है? कोई लॉजिक? मतलब मेरा एवरेज भी निकल जाए, मगर वो जो क्या कहते हैं कि काम भी मेरा हो जी। जाए। आपके ज़हन में कोई आप अपनी लॉजिक? इसको मतलब इधर-उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से जो है कुछ भी जो भी ज़हन में आता है मेथड आपके पॉसिबल आपके ज़हन में हो सकता है कि ये भी हो सकता है, इस तरीके से हम करें।
सर यही हो सकता है, इसमें सारे नंबर्स को सम करें और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा, कोई और मेथड यहाँ पर ना ये डीएसपी की बात नहीं हो रही, मतलब ये जनरली एक समझो कि एक सिनेरियो है, क्रिटिकल एनालिसिस या क्रिटिकल थिंकिंग का समझो कि अब ये सवाल है कि अब आपके पास सिचुएशन है, डीएसपी को जहन से फिलहाल निकाल दो कि भाई चलो ये डीएसपी का क्वेश्चन नहीं है, एक जनरल क्वेश्चन है इसका, थोड़ा सा गौर करें, मेरे ख्याल में आप कर लेंगे इजीली इंशाल्लाह, इतना कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं, थोड़ी सी बेसिक लॉजिक है, जो ये समझो कि इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं ना आपके उसमें, जिस तरह गेट की टेस्ट होती है ना या एनालिटिकल टेस्ट, वो भी इसी तरीके की ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, तो उसी के समझो कि क्वेश्चन हो गया, ये गेट के टाइप का क्वेश्चन है। अभी हम डीएसपी हैं ही नहीं, समझो कि अभी हम समझ रहे हैं ना, उस सिनेरियो को समझ, जब सिनेरियो समझ में आ जाएगा तो फिर डीएसपी वाली बात इंशाल्लाह आपको वैसे ही समझ में आ जाएगी। सर एक बार और क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन ये है कि मैं जो 1 से लेकर 1 लाख या 10 लाख जो भी, मतलब आप हायर नंबर ले लें, मुझे उस नंबर्स का निकालना है एवरेज, ठीक है। अब आपके जहन में अब जितना बड़ा नंबर होगा और उतना मुझे उन सबका सम अप करवाना पड़ेगा, फिर डिवाइडेड बाय उतने जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उनसे डिवाइड करवाना पड़ेगा, मतलब पहले एडिशन, अब उन एडिशन के लिए मुझे हायर मेमोरी चाहिए। अब मैं चाह रहा हूँ कि आप कोई ऐसा मेथड बताएं जिसमें मेरा कम मेमोरी में वो एवरेज भी निकल जाए, मेरा काम हो जाए। अच्छा मुझे सर, वो जो मेमोरी, नंबर मुझे ये जो होगा, मेरे मेरे हिसाब से मैंने ये सोचा कि अगर जैसे कि 1 मिलियन है, तो 1 मिलियन को पहले हम माइनस कर देंगे 1 से, फिर 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, 1 मिलियन ऐसा को, हम माइनस कर दे 1 से। चलो इसको आप 1 तो मिलियन को छोड़ो, मुझे आप 1 से लेके 10 तक के सिनेरियो में समझे। अब सपोज करें मैं आपको कह रहा हूँ 1 से लेके 10 तक, क्योंकि इजी है, 1 से लेके 10 तक इन नंबर्स का मुझे एवरेज चाहिए, मगर मैं सब ना 10 के 10 नंबर मेमोरी में पुट करके उनको ऐड नहीं करवाना चाह रहा, मुझे कोई अल्टरनेटिव मेथड बताओ जिसमें ऐसा हो कि मेरी जो है ना नंबर, मुझे 10 नंबर स्टोर ना करना पड़े आपको। अब मेरे ख्याल में इजी क्वेश्चन और भी हो गया। अच्छा, थोड़ा सा गौर सर करेंगे। अभी नहीं देखो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मेरे ख्याल में अभी समझ जाएंगे जी तो जी इस तरह सर। आपका जो है ना क्या कहते हैं, जब भी वो करेंगे, टेस्ट देने जाएंगे ना गेट की, उस तरह की यस चीजें सर। होती हैं, उसमें भी मतलब बेसिक ट्रिक की चीजें होती हैं, आपको ओवरऑल चीजें देखनी होती हैं एनालिटिकल में, और जो सिनेरियो समझ जाता है वो इजीली करके आ जाता है, उसको इजी लगता है, जिसको नहीं समझ आता उसको लगता है पता नहीं क्या चीज थी। अभी आपको इंशाल्लाह मैं बताऊंगा तो आपको काफी हद तक आइडिया हो जाएगा, और कि ये तो चलो बड़ा सिंपल था। अच्छा, पहले ये बताओ, ये इक्वेशन समझ में आ गई आपको, ये वाला सिनेरियो, यस सर। मतलब एवरेज के हिसाब से एक कम्युलेट एवरेज निकालने का ये फॉर्मूला तो समझ में आ गया ना, कि टोटल का जितने भी नंबर है जी उनका सर। सम अप किया और डिवाइड किया 1/n। अब ये इसको देखें, प्रैक्टिकली देखा जाए तो इस तरह के बड़े सिस्टम जो हैं उनको रियलाइजेबल करवाना, क्योंकि कम मेमोरी, छोटे नंबर तो चलो ठीक है, उसको हम ऐड करवा लेंगे, लोड करवा, मगर जब आपके पास बहुत हैवी हो तो उसके लिए फिर नहीं है। तो इसको इक्वेशन को ही देखो, थोड़ा सा ना नीचे देखें आप, रीअरेंज किया हुआ है। रीअरेंज किस तरीके से किया हुआ है कि आपके पास जो ये इक्वेशन है, ये मल्टीप्लाई में यहाँ चला गया, और ये किसके बराबर हो गया, n y of n minus 1 प्लस x of n। अब बात समझ में आई? अब क्या हुआ, इसको मैं पहले उस लॉजिक में समझाता हूँ। इट मीन्स मैं अगर यूं करूं कि बजाय 1 से लेके 10 तक सारी चीजों को 1 प्लस 2, असल में एक मिनट, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड सो ऑन करके मैं 10 तक जा रहा हूँ, मैं इसके बजाय यूं नहीं करूं कि सपोज करें मैं पहले इन दो का एवरेज दूं, इसका एवरेज कितना आएगा 3 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 1.5 आएगा।
तो मुझे इन दोनों के रिजल्ट मिल गया, यस सर, मिल गया। ठीक है। और फिर इन दोनों के रिजल्ट को मैं फिर इसके साथ ऐड करूं, अब बात समझ में, 4.5 4.5 डिवाइडेड बाय 2। 2 एंड सो ऑन करता जाऊं, तो मैं समझो कि एक्चुअल में एट ए टाइम में सिर्फ 2 नंबर्स की मेमोरी यूज कर रहा हूं, और लास्ट में मुझे जो है वो क्या कहते हैं कि वो भी मिल जाएगा, एवरेज भी मिल जाएगा। अब बात समझ में आ गई? मतलब मैं यूं यस सर। मतलब मैं यूं करूं कि पहले जो प्रीवियस नंबर्स थे एवरेज है उसकी रिजल्ट जो भी है, उस रिजल्ट में मैं अपना न्यू एलिमेंट ऐड करूं, फिर उनका एवरेज निकालूं, फिर फिर उन दोनों का जो रिजल्ट आया फिर वो हम समझो कि उससे अगले एलिमेंट का उसमें ऐड करूं, फिर उसको करूं। तो ये सिनेरियो बन गया आपके पास, समझ में आ गई बात? यस सर, ये ये भी सही तरीका है, इजी है। हाँ, ठीक है। तो लॉजिक समझ में आ गई। यस सर, लॉजिक क्लियर है। तो लेकिन दूसरे सर लेवल, ये फॉर्मूले में थोड़ी सी कंफ्यूजन है। जो सबसे टॉप पे जो फॉर्मूला लिखा हुआ है और टॉप के बाद जो 2 पॉइंट के बाद जो फॉर्मूला है, उसमें डिफरेंस है ना बहुत। क्योंकि आ, सिर्फ एक्स ऑफ एन का डिफरेंस है, एक्स ऑफ एन प्लस के अब बाद जो इसकी लिखा हुआ है राइट एक हैंड साइड। मिनट, एक मिनट, मेरे ख्याल में आप किसकी बात कर रहे हैं मुझे वो क्लियर करें, आप इसकी बात कर रहे हैं या इसकी बात कर रहे इस सेकंड हैं? लास्ट फॉर्मूला में जो राइट ये साइड पे लिखा हुआ है एक्स ऑफ एन। हाँ, आप इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, इसको रीअरेंज किया गया है। हाँ हाँ, इसमें रीअरेंज यूं किया हुआ है कि ये जो है एन को उस तरफ लेके चला गया है, और यहाँ पर आप नोट करें कि एक एलिमेंट जो लास्ट एलिमेंट है ना, अब देखें थोड़ा सा गौर करें, एक मिनट, ये देख रहे हैं एन क्या है, एन तक है, मतलब लास्ट एलिमेंट भी इसमें एडेड है, ठीक है। सही। यहाँ पे क्या है, एन माइनस वन है, मतलब लास्ट एलिमेंट को उसने बाहर निकाल दिया, उसको हमने यहाँ पे एक्स ऑफ एन करके अलग लिखा हुआ है। अब बात समझ में आ गया? सही है, सही है। बात क्लियर होगी? तो इट मींस ये जो आपके पास ये जो है वो आपके पास y ऑफ n माइनस वन हो गया, मतलब प्रीवियस जितने भी आपके पास नंबर्स हैं उन सब का सम जो रिजल्ट आया है ना, क्योंकि y का मतलब क्या होता है, आउटपुट, मतलब इन सब का सम अप का जो रिजल्ट है उसको हमने क्या कहा कि प्रीवियस नंबर्स का जो सम अप करके जो रिजल्ट आया उसको हम कह रहे हैं n माइनस वन का मतलब क्या होता है, डिले, मतलब पीछे प्रीवियस रिजल्ट। बात समझ में आ गई? जी जी जी। तो सही है, सही है। ओवरऑल लॉजिक समझ में आ गई होगी कि मुझे आउटपुट निकालना है, मैं क्या करूंगा कि प्रीवियस नंबर्स का जो आउटपुट है, ठीक है, वो लूंगा और फिर उसमें ऐड कर दूंगा अपना नेक्स्ट अपकमिंग नंबर ऐड करूंगा, फिर उसका एवरेज निकालूंगा। तो सही है, सही है। ठीक है, इसमें यूं भी आप कह सकते हैं कि वन अपॉन एन प्लस वन कॉमन हो जाएगा, और ये एन वाई एन माइनस वन हो जाएगा, और ये प्लस एक्स ऑफ एन, ठीक है। एन वाई एन क्या होता है, ये प्रीवियस जो नंबर्स हैं आपने जो ऐड किए हुए हैं, या जो भी उनका रिजल्ट है, मैं जो आपको बता रहा हूँ अभी, जो सिनेरियो जो बता रहा था, वो बता रहा था बेस्ट ऑन दी कि आप कम्युलेटेड एवरेज निकाल लेंगे। तो इस तरीके हो सकता है कि आपके पास कोई जो इस तरह का सिस्टम हो, वो कोई और हो, मतलब उसका जो सिनेरियो जो हो वो सिर्फ सबमिशन ना हो, कुछ और भी कंडीशन कर रहा हो, तो ऐसे बेसिस अच्छा, में सही आपके बोला आपने। बात वन अपॉन एन प्लस वन ये कॉमन हो जाएगा हमारा। हाँ, ठीक है। तो अभी आपको मेरे ख्याल में ये आइडिया क्लियर हो गया होगा। यस सर, ये हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में भी पढ़ा था थर्ड सेमेस्टर में, अब याद आ गया। ठीक है, तो अब क्या हो गया, हमने y ऑफ n इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस वन डिले हो गया, y ऑफ n माइनस वन प्लस वन n प्लस वन x ऑफ n। अगर आपने मेरे लेक्चर में देखा होगा तो इस तरह की, इसको हम कह रहे हैं डिफरेंस इक्वेशन, ठीक है। ये किस्म की डिफरेंस इक्वेशन है जो कि हमें एक नंबर का किसी भी n नंबर्स का जो कम्युलेटिव एवरेज निकालने के लिए एक इक्वेशन आपके पास आ गई है ये। अब ठीक है, तो अब यहाँ पे अब मैं बता रहा हूँ रिकर्सिव सिस्टम क्या होते हैं। रिकर्सिव सिस्टम वो होते हैं जिनमें आपके पास जो जिनका आउटपुट
इनपुट पे भी और विदाउट इक्वल उसके प्रीवियस आउटपुट्स पे भी डिपेंड करता हूँ। बात समझ में आ रही है? मतलब इसका आउटपुट है ना ये आपका इनपुट है, इनपुट पे भी है इसमें और इसमें अपना ही प्रीवियस आउटपुट भी है। शहरयार ये बात क्लियर होगी? सर मेरा नेट जो है ना चला गया था 1 मिनट के लिए, तो आवाज नहीं आई थी अच्छा क्योंकि मैं लाइट चली गई है। अब ओके आ गई है। हाँ मैं ये कह रहा हूँ अब हम यहाँ तक तो बात क्लियर होगी थी ना इस इक्वेशन में। जी यहाँ तक क्लियर हो गई थी। ओके गुड। अब यहाँ पर अब हम मैं आ रहा हूँ रिकर्सिव पे। अब रिकर्सिव हम कौन से कहते हैं? ऐसे सिस्टम जिनका आउटपुट आपके इनपुट्स पे भी डिपेंड हो, इनपुट दोनों हो सकते हैं, पास इनपुट्स भी प्रेजेंट इनपुट भी, और साथ ही साथ उसका आउटपुट जो है अपने प्रीवियस आउटपुट्स पे भी डिपेंडेंट हो। मतलब ये आउटपुट है ना हमारा वाई में, इसका अपना आउटपुट किस पे डिपेंडेंट है? इनपुट पे भी डिपेंडेंट है, साथ ही साथ इसके प्रीवियस आउटपुट वाई ऑफ n माइनस वन मतलब प्रीवियस आउटपुट उस पे भी डिपेंडेंट है। तो ऐसे सिस्टम्स को हम रिकर्सिव कहते हैं। बात समझ में आई? यस सर। अगर ऐसे ना हो तो उसको हम क्या कहेंगे? अगर ऐसे ना हो। एक सिस्टम है रिकर्सिव, मैं कह रहा हूँ रिकर्सिव वो सिस्टम है जिनका आउटपुट जो है डिपेंड करता है इनपुट्स पर भी, मगर साथ ही साथ अपने प्रीवियस आउटपुट्स पर भी डिपेंड करता है। तो ऐसे सिस्टम को मैं रिकर्सिव कह रहा हूँ। अगर मैं दूसरे लफ्जों में यूं कहूँ, ऐसे ऐसे सिस्टम जिनका सिर्फ अपने इनपुट्स पे ही डिपेंडेंट हो, तो ऐसे सिस्टम्स को क्या कहेंगे हम? नॉट रिकर्सिव। एग्जैक्टली नॉन रिकर्सिव। ठीक है। अच्छा यस सर। तो बात समझ में आ गई यहाँ तक? अब यस सर अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। ओके गुड। अच्छा अब यहाँ पर बात सवाल हमारा क्या हो रहा था कि FIR और IAR। FIR में क्या था? लिमिटेड मेमोरी थी तो हम उसका कन्वोल्यूशन ले रहे थे। जब IAR आ रहा था तो इनफाइनाइट मेमोरी थी। तो ऐसे सिस्टम्स में हमारे पास जो रिकर्सिव सिस्टम्स है वो हमें हेल्प करते हैं तो इस तरह के ये जो सिस्टम का आउट। FIR है ये बहुत अलग है ना। सॉरी FIR समझ में आ रहा है। हाँ FIR से कुछ और समझ में आ रहा है। आज नहीं, ये वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट नहीं है, ये जो है ना फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स है। इन्फॉर्मेशन ठीक है, इनवर्स रिस्पांस सही है सही इम्पल्स है। यस सर। इन्वर्स नहीं, हम इम्पल्स पे बात करें। इम्पल्स ठीक है सर। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं अच्छा। और अगर लेक्चर आपने सुन लिया होगा यकीनन, जो मैं ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन डिफरेंस इक्वेशन की किस तरीके से करते हैं, देखा हुआ है लेक्चर? जी सर एनालॉग टू डिजिटल की जो ब्लॉक डायग्राम है, पहले हम सैपलिंग वगैरह करते हैं, हाँ फिर क्वांटाइजेशन करते हैं, हर नहीं स्टेप नहीं में कोडिंग करते हैं। नहीं, वो तो सही है, वो भी सही है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ जो डिफरेंस इक्वेशन हम लिखते हैं, जिस तरीके से ये आपके सामने डिफरेंस इक्वेशन लिखी हुई है अभी, तो इस तरह की डिफरेंस इक्वेशन को हम ब्लॉक डायग्राम को के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। अगर नीचे आप जो फिगर देख रहे हो तो ये फिगर क्या है? ये एक्चुअल में इस ये समझो कि पूरी इक्वेशन यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम में इम्प्लीमेंटेड हुई हुई है। अब वो कैसे हुई हुई है मैंने पूरा ना इसका बताया हुआ है, लेक्चर एक अलग बनाया हुआ है, शॉर्ट वीडियो 10-15 मिनट की, कि किस तरीके से इस तरह के सिनेरियोस को किया जाता है। तो अगेन अभी मैं दोबारा आपके सामने इसको कर देता हूँ ताकि इसी में आपका वो भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा ठीक है। सही सही सर। अच्छा पहले बात तो ये है कि ये जो है ना हमेशा यहाँ से आपका इनपुट आता है और लास्ट में आपका आउटपुट जाता है। पहला तो सिनेरियो ये हो, तो x ऑफ n मैंने लिख दिया और यहाँ पर y ऑफ n लिखा हुआ है। अब आप गौर करें तो आपके पास क्या हो रहा है? x ऑफ n के साथ 1 ओवर मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर नोट करें ये जो है टर्म आपके पास, अच्छा ये मैसेज किसका है भाई? ओके शहरियार, तो यस इधर सर। को हाँ इधर गौर करें, x ऑफ n के साथ 1 ओवर मल्टीप्लाई हुआ है। तो यहाँ पर जो x ऑफ n आ रहा है उसके साथ 1 ओवर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है। अच्छा अब ये जो आउटपुट है ना, ये आउटपुट डिले है। हमेशा इस तरह के ब्लॉक डायग्राम में जो डिले होता है इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? z इनवर्स -1 में।
ठीक है, तो अब ये आउटपुट में डिले है, तो इट मींस ये आउटपुट, इसको हमने डिले यहाँ पे करवाया, तो इट मींस ये क्या बन गया, yn-1। इस ये मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है आपके पास, प्रीवियस, n/n+1। नहीं वो तो नजर आ रहा है, यहाँ प्रीवियस पे इनपुट। यहाँ पे n से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हो गया n। अब ये इक्वेशन बन गई n, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 1 मिनट सिर्फ। ये बन गया y ऑफ n हो गया, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक पहुंचा, तो ये बन गया y ऑफ n-1। ठीक है, और जब इस स्टेज से गुजरा तो ये n इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, और ये ऐड किसके साथ हो रहा है आपका, प्लस x ऑफ n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये मेरी इक्वेशन मेरे ख्याल में तो राइटिंग माउस के साथ थोड़ा टफ हो रहा है मेरे लिए, समझ में आई यस होगी, सर, समझ में आ गया होगा ना। यहाँ से यस सर, y ऑफ n माइनस हो गया, y ऑफ n के सर, साथ n मल्टीप्लाई हुआ, तो ये ये क्या हो गया, आप एरो को फॉलो मल्टीप्लाई कर, ठीक है, n y ऑफ n माइनस बन गया, तो इस स्टेज पे जब पहुंचा तो बन गया आपके पास, यहाँ पे बचा n y ऑफ n-1। ठीक है, यहां तक पहुंच गया। अच्छा, ये जब सिग्नल इसमें गया तो ये किसके साथ ऐड हो गया, x ऑफ n के साथ, तो X of n के साथ। इनके साथ ऐड हो गया, तो यहाँ पे टर्म कौन सा ऐड होगा आपका, प्लस x ऑफ n। ठीक है, और ये Yes, पूरा sir. टर्म, ये पूरा टर्म कहाँ पे जा रहा है, किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, 1 ओवर, वो अपकमिंग जो हमारा अब नंबर है 1 उससे। यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये पूरा आउटपुट किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 ओवर n+1, तो 1 ओवर n प्लस n+1। तो इसको आप अगर नोट करें, आप अगर नोट करें, ये जो आपके सामने, इसको कॉमन निकालें, 1 ओवर n+1 को कॉमन निकालें, तो इक्वेशन क्या बनेगी, 1 ओवर n+1 कॉमन, ब्रैकेट में क्या बनेगा, n/n-1 प्लस x ऑफ n, सही यही है, बनेगा। समझ में आ गई बात, बिल्कुल बिल्कुल। यस सर, क्लियर है। और ये, ये जो z इनवर्स आया, ये हमारा डिले की वजह से आया है, हाँ जो एग्जैक्टली, डायग्राम है। और इस z इनवर्स को ऊपर कैसे देखेंगे, जैसे कि n-1 है, ये हमारा डिले हुआ। हाँ एग्जैक्टली, यहाँ पे जब डिले होता है तो ब्लॉक डायग्राम के उससे ये इससे, लेकिन सर, जी फरमाएं। जी भाई। हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी जैन फरमाएं। सर x(n) तो 2 दफा हो जाएगा ना ऐसे तो। हाँ, तो दो दफा ही तो है ना, असल में एन यहाँ पे ना इस इक्वेशन से 1 ओवर n+ में हाँ, कॉमन निकालो, n+1। ठीक है, जब ये कॉमन निकल गया तो ये क्या बचेगा, यहाँ बचेगा n, ठीक है, n y ऑफ n-1। ठीक है, ये बना, और यहाँ पे बनेगा x ऑफ n। तो यही तो है इक्वेशन, और इसी का ब्लॉक डायग्राम बनाया हुआ है। आप इसी ब्लॉक डायग्राम को थोड़ा सा और भी रिफ्रेश कर सकते हैं अपनी मर्जी से, और जिस तरीके से यहाँ पे बनाया हुआ है ना, इसी तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये जो है, मैंने जो लेक्चर बनाया है ना उसका ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन का, उसमें दोनों तरीके से समझाया हुआ है कि मल्टीप्लाई बाहर निकाल दें तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जब इसमें रखते हैं तो, मगर ओवरऑल इक्वेशन का आउटपुट है ना वो सेम ही होगा। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया। तो हम क्या कर रहे थे, रिकर्सिव सिस्टम कौन से बनेंगे, ऐसे सिस्टम जिनके आउटपुट जो है अपने इनपुट्स पे भी डिपेंडेंट हो, मगर साथ ही साथ अपने ही प्रीवियस आउटपुट्स पे भी डिपेंडेंट हो। इट मींस इस सिस्टम का आउटपुट है निकालने के लिए मुझे कम से कम प्रीवियस एक आउटपुट पता होना लाजमी है, ऐसे ही है ना। यस सर, पहले हमें एक बार थोड़ी सी मेहनत करनी होगी शुरू स्टार्ट में, पहले आउटपुट निकालने के लिए। उसके बाद जो हमारे अपकमिंग है उसके साथ ऐड करते जाएंगे, अपकमिंग हाँ, अब नंबर्स ये के साथ। एग्जांपल देखो, ठीक है, इसमें देखो निकाला क्या हुआ है, यहाँ पे क्या निकाला हुआ है, यही सिस्टम है, y(2) मुझे निकालना है, y(2) निकालना है, तो इट मींस आप n = 2 हो गया, तो ये 2/3 हो गया,
अच्छा यहाँ पे 2 - 1 करेंगे तो y ऑफ 1, इट मीन्स मुझे y ऑफ 1 का आउटपुट पता होना लाजमी है। अगर ये कंडीशन मुझे या तो दी हुई होगी या मुझे जो है ना कंडीशन इस तरीके से किसी न किसी तरीके से प्रीवियस आउटपुट मिनिमम एक दिया हुआ हो। अगर देखें y ऑफ 1 पुट करो तो आपके पास y ऑफ 0 पता होना लाजमी है। बात समझ में आ रही है मेरी? यस सर, क्लियर हो रही है। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास y ऑफ 0 मालूम करेंगे। अच्छा, अब जहां पर फॉर सपोज कहीं कहीं पे ना कंडीशंस दी हुई होती हैं कि y ऑफ 0 इज इक्वल टू x ऑफ 0, मतलब अब y ऑफ 0 इज इक्वल टू x ऑफ 0 आपके समझ में कंडीशन दी हुई है, आप ये पुट करेंगे तो आपको सारे आउटपुट मिल जाएंगे। अब फॉर सपोज आपने पुट कर दिया y ऑफ 0 जो है x ऑफ 0 के बराबर है, ठीक है, और आपने x ऑफ 0 इधर पुट करके वैल्यू निकाली, उससे y ऑफ 1 मिला और y ऑफ 1 इसमें पुट किया, उससे y ऑफ 2 मिला और इससे फिर आगे आप बढ़ते जाएंगे। बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, और इसमें एक चीज और आपने अगर नोट की हो तो इसमें आपको हमेशा सीक्वेंस में चलना पड़ेगा। कैसे कि y ऑफ 1 निकाला तो फिर y ऑफ 2 फिर y ऑफ 3, ऐसे नहीं है कि बस y ऑफ 2 निकालने के बाद आप डायरेक्ट y ऑफ 10 निकालेंगे, आप निकाल ही नहीं सकते क्योंकि ये एक दूसरे के साथ इस तरह सीक्वेंस में बने हुए हैं। बात क्लियर होगी? यस सर। ये कौन से सेशन की बात हो रही है जैन? रिकर्स, अच्छा जैन से पूछ रहे जी सर। जी तो हम पढ़ रहे हैं रिकर्सिव सिस्टम, ठीक है, तो आई होप कि ये बात पूरी क्लियर हो गई होगी। तो अभी तक कोई कंफ्यूजन हो तो बता दीजिएगा, नहीं तो मेरे ख्याल में काफी डिटेल चीजों को हमने देख लिया है। जी, 1 घंटा ठीक हो है, गया है माशाल्लाह से। कोई सही मसला है नहीं, सर। हमें 2 घंटे कर लेंगे, चीज समझ में आ रही है तो बोरियत नहीं होगी। अच्छा हाँ, तो समझ में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब यहाँ पर भी वही बात लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई। इफ वन विशेस टू कंप्यूट द रिस्पांस ऑफ द सिस्टम टू एन इनपुट signal x of n applied and at n is equal to n naught, we need the value of y of n naught minus 1। मतलब ये है कि अगर आप किसी भी इनपुट सपोज करें y10 मतलब आप n is equal to 10 पे आप जो है ना वैल्यू मालूम करना चाह रहे हैं, तो इट मीन्स आपको जो n is equal to 9 पे आउटपुट मालूम होना पता लाजमी है। ठीक है, यहाँ तक बात कंडीशन समझ में आ गई ना? जी सर, यहाँ तक क्लियर है। ओके, और इस टर्म को हम कहते हैं कि इनिशियल कंडीशन। मतलब ये जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि आपको प्रीवियस कम से कम एक आउटपुट पता हो तो इसको हम कहेंगे इनिशियल कंडीशन। भाई मुझे इनिशियल कंडीशन पता हो कि ये है, तो आप जो है ना सिक्वेंशियली सारे आउटपुट ना मालूम कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गया से अबाउट टू एग्जांपल आर सिंपल रिकर्सिव सिस्टम, बोथ ऑफ देम आर कॉजल एंड कैन बी एक्सप्रेस इन जनरल फॉर्म। तो दूसरे लफ्जों में अगर इसको इजीली फॉर्म में लिखें तो वो यूं कहेंगे y ऑफ y के टर्म्स क्या है, आउटपुट के टर्म्स। तो जनरल इक्वेशन बनेगी तो वो ये बनेगी कि y ऑफ n जो है आपका वो किस पे डिपेंडेंट है, अपने इनपुट्स पे भी डिपेंडेंट है, साथ ही साथ अपने प्रीवियस आउटपुट। अभी प्रीवियस जो आउटपुट पे हाँ भी अभी डिपेंड है। अभी जो डिले था y ऑफ -1 था, आप सवाल कर सकते थे यहाँ सर ऐसे भी हो सकता है कि y ऑफ -2 भी हो, y ऑफ -3 भी हो, क्वाइट पॉसिबल, मतलब इक्वेशन किसी भी तरह की हो सकती है। ठीक है, तो इसको हमने जनरलाइज टर्म में यूं लिख लिया कि ये जो आपका रिकर्सिव सिस्टम होगा उसकी जो इक्वेशन होगी उसमें इनपुट्स भी 1 से लेके मतलब x ऑफ n से लेके कोई पॉसिबल वैल्यू बहुत सारी हो सकती हैं, उसको टर्म दे दिया m, और इसी तरीके से उसमें पॉसिबल प्रीवियस आउटपुट्स कोई भी एज ए इनिशियल कंडीशन के तौर पे दिया जा सकता है। ठीक है, बात क्लियर है? ये एक यस जनरल सर। फॉर्मेट है, समझो कि इसमें ओवरऑल सारी कैटेगरीज को उन्होंने एक जनरल कैटेगरी का बना दिया, हमने स्पेसिफिक कैटेगरी में देखा था। ठीक, अच्छा अब मेरे ख्याल में ये बात तो फिर आपको इजीली क्लियर हो गई होगी नॉन रिकर्सिव कि ना ऐसे सिस्टम जो कि सिर्फ अपने प्रेजेंट या पास्ट इनपुट्स पे डिपेंडेंट हो तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन रिकर्सिव। नॉन रिकर्सिव। ठीक है, और ऐसे सिस्टम जो के प्रेजेंट पे भी और फ्यूचर इनपुट पे भी डिपेंड करते हो उसको नहीं बोलेंगे रिकर्सिव। नहीं फ्यूचर इनपुट्स की हम बात नहीं कर रहे थे, ऐसे सिस्टम जो अपने प्रेजेंट या और पास्ट अपकमिंग। इनपुट्स और प्रीवियस आउटपुट्स
ध्यान में रखें, अभी हमने फ्यूचर के कहीं भी बात नहीं की, हम फ्यूचर की बात अच्छा, नहीं कर रहे। प्रेजेंट सही, देखो, और प्रीवियस। हाँ ये देखो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, प्रीवियस इक्वेशन दिखा देता हूँ आपको। ये देखो ये सिस्टम है ना, अब अगर आपने जनरल फॉर्मेट देखा तो y ऑफ n क्या होता है, प्रीवियस आउटपुट्स है ना, सही है, प्रीवियस आउटपुट है ये। आउटपुट्स। देखो अब ध्यान में रखें, आउटपुट्स की बात करें, जिस तरीके से मैंने आपको एवरेज की बात बताई थी ना, 1 से लेकर 10 तक, तो हम क्या कर रहे थे, 1 + 2 को का एवरेज निकाला तो वो निकला 1.5, तो वो हमारा प्रीवियस आउटपुट हो गया। फिर उसको हम क्या कर रहे थे, नेक्स्ट जो हमारा प्रेजेंट आउटपुट इनपुट है ना, जो कि 3 था, उसके साथ ऐड कर रहे थे। तो मतलब हम प्रीवियस आउटपुट्स को अपने अपकमिंग जो आपके प्रेजेंट इनपुट्स के साथ ऐड करते जा रहे थे और उसका रिजल्ट निकालते जा रहे थे। तो एट ए गिवन सिंगल टाइम में हम सिर्फ 2 ही समझो कि मेमोरी में नंबर रख रहे थे, एक कौन सा, सही है। ठीक है, बात समझ में आ गई। यस सर, जी जी सर, क्लियर है। तो इसमें ऐसे नॉन रिकर्सिव सिस्टम में सिर्फ या तो प्रेजेंट इनपुट्स होंगे या तो पास्ट इनपुट्स होंगे, तो ऐसे सिस्टम्स को हम नॉन रिकर्सिव सिस्टम्स कहते हैं। और जो नॉन रिकर्सिव सिस्टम्स होते हैं और वो फाइनाइट इम्पल्स रिस्पांस जो हमारे होते हैं, क्योंकि उसमें वो कोई लंबी चौड़ी तो होते ही नहीं है, इम्पल्स रिस्पांस वो लिमिटेड इम्पल्स रिस्पांस होते हैं, तो इस वजह से हमारा जो उनको उनका जो फॉर्म होता है ना, वो यही होता है, नॉन रिकर्सिव फॉर्म, ठीक है, जी बात सर। समझ में आ गई। एफ यस सर, आई एवरीथिंग। आर से हमने निकाला आगे नॉन रिकर्सिव, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लंबे, उसके बहुत ज्यादा लेंदी या इनफाइनाइट रिस्पॉन्सेज होते हैं, तो उसको हमने कंप्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं कि प्रीवियस आउटपुट को अपकमिंग इनपुट से ऐड करते करते हम निकाल रहे थे चीजें, तो ऐसे सिस्टम को हम रिकर्सिव कह रहे हैं, अदरवाइज बाकी सिस्टम हमारे नॉन रिकर्सिव है। तो आई होप कि ये चीजें, तो नॉन रिकर्सिव जो है the convolution summation for causal FIR system is, तो ये तो हम वैसे ही करके आए हुए हैं, ठीक है। तो कन्वोल्यूशन पूरा चैप्टर मैंने करवाया, उसकी प्रॉपर्टीज उसकी तक। तो FIR सिस्टम जो कि नॉन रिकर्सिव सिस्टम्स में के कैटेगरी में आपके लाया करते हैं, ऐसे सिस्टम्स का आपके पास ये एक आउटपुट निकालने के लिए कन्वोल्यूशन फार्मूला है, और बाकियों के लिए फिर हम क्या करते हैं, जो IR सिस्टम है उनके लिए फिर हम डिफरेंस इक्वेशन भी जाते हैं। मगर ओवरऑल जनरल कैटेगराइज करें तो आपके सामने ये आ गया। कॉजल नॉन रिकर्सिव सिस्टम में क्या है, अब यहाँ पे सिर्फ टाइम, आप एक चीज को गौर करें, यहाँ पे y कहीं नजर आ रहा है आपको फंक्शन में, नहीं, कहीं नहीं। इट मींस नॉन रिकर्सिव है, क्योंकि y इंडिकेट करता है हमेशा आउटपुट को। तो इस सिस्टम में आपका जो है ना सिर्फ इनपुट्स पे डिपेंड कर रहा है, या तो प्रेजेंट इनपुट या पास्ट इनपुट। तो इस सिस्टम में आपका आउटपुट है ही नहीं, प्रीवियस आउटपुट है ही नहीं, तो ये सिस्टम नॉन रिकर्सिव है। और यही सिस्टम नीचे अगर देखें तो इसमें y नजर आ रहा है, ये भी नॉन रिकर्सिव है। नहीं यहाँ नहीं पे नहीं नहीं, वाई है, वाई है, वाई y है, है, तो इट इसका मींस, मतलब रिकर्सिव है। हाँ, और जब y आता है तो रिकर्सिव है, और रिकर्सिव में आपने नोट किया कि आपका क्या होता है, हमेशा आउटपुट जो होता है वो डिले होके आपके पास दोबारा इनपुट में आ रहा होता है, ऐसे ही है ना, मतलब प्रीवियस बिल्कुल ऐसा ही आउटपुट, है। और ये लूप वो इंडिकेट कर रहा है, तो बिल्कुल लूप, कर रहा है सर। ठीक है। तो आई होप की बात अब बहुत मजीद क्लियर हो गई होगी, बात रिकर्सिव नॉन रिकर्सिव वाली बातें, सब अब क्लियर हो गई है। ठीक है। तो देखो लूप नजर आ रहा है बैक में, तो समझो कि रिकर्सिव सिस्टम हो गया है आपका, ठीक है। अगेन वही बात लिखी हुई, द फीडबैक व्हिच कंटेन्स अ डिले एलिमेंट इज क्रूशियल इन रिकर्सिव सिस्टम, फॉर रिकर्सिव सिस्टम टू कंप्यूट द आउटपुट व्हिच इज excited with an input at time and you need to compute the all the previous out values, ठीक है। अगेन वही बात कि आपके पास हमेशा मिसाल तौर आपको मालूम करना है आउटपुट y is equal to n पे, तो आपको y of n minus 1 पे आपको पता होना लाजमी है आउटपुट, और y of n minus 1 पे आउटपुट मालूम करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, उससे भी प्रीवियस का आउटपुट, एंड सो ऑन करके आपको लास्ट में हमेशा कहां तक पता होना चाहिए, y of 0, y of 0 का आउटपुट। मतलब आपके पास हमेशा इसमें आप सिक्वेंशियल चलेंगे, इसमें आपके पास का ये मार्जिन नहीं है कि जहां पे भी जैसे चाहे आउटपुट निकाल लें। मगर इन केस ऑफ नॉन रिकर्सिव सिस्टम उसमें ऐसे नहीं है, क्योंकि उसमें वो डिपेंड ही नहीं करता, वो सिर्फ प्रेजेंट इनपुट्स पे या पास्ट इनपुट्स पे डिपेंड करता है। तो इसमें आपके पास किसी भी तरीके से आप y20 चाहिए या y11 चाहिए या y3 चाहिए, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी ऑर्डर में,
और यहाँ पे आपको जो है ना रिकर्सिव सिस्टम में हमेशा एक सीक्वेंस में चलना पड़ेगा। बात क्लियर होगी? यस सर, इसमें हम सीक्वेंस में चलते हैं और इसमें सीक्वेंस में नहीं चलते, नॉन रिकर्सिव में। ठीक है, तो जैन साहब तो मुझे लगता है एक्टिव ही नहीं है, अब क्या उससे पूछें। जैन आप इधर ही? सर जितना नहीं इन्होंने नहीं, क्यों नहीं है, नहीं पे सर। अच्छा, इधर ही है, चलो अच्छी बात है। तो अभी यहाँ तक बात क्लियर होगी, रिकर्सिव नॉन रिकर्सिव, और सर यही है। आप सोए हुए हैं क्या अभी? नहीं नहीं सर, मैं उठते ही करीब आपकी क्लास ली है मैंने, उठती। चलो अच्छी बात है। सर अच्छा, आपका पेपर कौन सी डेट को होगा, 4 जनवरी या उसके बाद होगा? नहीं मैंने डेट बता दी है आप लोगों को पहले ही ग्रुप में भी कि 9 से 10 जनवरी के दरमियान चला पेपर होगा हमारा। और मैंने आपके एलएमएस पे भी ओपन कर दिया है मिड टर्म का ना पोर्टल, 2 बजे सही से सही। लेके अगले दिन 2 बजे तक 24 घंटे का पेपर होगा, और असाइनमेंट और क्विज सबकी टाइमिंग वगैरह का पोर्टल ओपन है वहाँ पर। और मिड टर्म के टॉपिक्स भी मैंने बताए हुए हैं। अब क्योंकि ये पहले बताए हुए थे, अब क्योंकि थोड़ा सा ओपन बुक है तो हो सकता है 1-2 टॉपिक और भी ऐड कर दूं। सो रेगुलरली अच्छा सर, तैयारी तो करते रहें। पेपर इजी होगा? सर पेपर इजी होगा या बिल्कुल ही आउट ऑफ द कोर्स दे देंगे क्वेश्चन आउट ऑफ आंसर, क्योंकि कोर्स, आपका आउट ऑफ द कोर्स नहीं होगा, टॉपिक्स मतलब वही होंगे, मगर सम ऐसे भी नहीं है कि एग्जैक्ट वही क्वेश्चन होंगे जो मैंने यहाँ करवाए हुए हैं या असाइनमेंट। सम जी थोड़ी सी जी जी। चेंजेस होंगी, और ये होना भी चाहिए क्योंकि ओपन बुक है तो आपके पास पूरा टाइम होगा, बुक्स वगैरह होंगी, तो हाँ फिर थोड़ी तो सी ऐसा होना एक एक आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छी होगी तो मेरे ख्याल में पेपर इतना टफ भी नहीं होगा। और आप हेल्प तो करते रहेंगे ना इंशाल्लाह? हम सर बस वैसे मेरे आपके लेक्चर ही पेपर आपके सर इंशाल्लाह लेंदी हेल्प होते हैं करेंगे, आप लोग सर, थोड़ा सा देख लीजिएगा वो। आप लेक्चर सुन जी लेंगे, सर। नोट्स देख लेंगे, तो वो हेल्प के लिए वैसे ही आपके पास अवेलेबल होंगे। नहीं, पेपर के टाइम पे जैसे हमने आपको क्वेश्चन दिया और आपने ठक करके हमें आंसर सेंड कर दिया। फिर तो एग्जाम का फायदा क्या हुआ? एग्जाम तो यही चीज है ना कि आप अपना थोड़ी अंडरस्टैंडिंग शो करेंगे, आपको कितना समझ में आया। अगर समझ में अच्छी बात फुल आ गया जिस तरह आप कह रहे हैं अभी अभी, तो अच्छी बात है कि आपको जी इजीली। सर, समझ में तो आ गया, क्लियर बात है, समझ में तो आ गया। हाँ, तो समझ में जब आया हो तो मेरे ख्याल में इतना टफ नहीं लगेगा इंशाल्लाह। अभी तो पेपर डिजाइन है, इंशाल्लाह। ठीक है। तो जी सर। अब क्या था हमारा सिस्टम कैरेक्टराइजिंग बाय कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंस इक्वेशन। सिस्टम डिस्क्राइब बाय कांस्टेंट कोएफिशिएंट लीनियर डिफरेंस इक्वेशन आर सब क्लासेस ऑफ द रिकर्सिव। अच्छा यहाँ पे नॉन रिकर्सिव भी है। अच्छा यहाँ पे स्लाइड में रिकर्सिव है, रिकर्सिव एंड नॉन रिकर्सिव इंट्रोड्यूस इन द प्रीवियस सेक्शन, जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं ना, रिकर्सिव एंड नॉन रिकर्सिव सिस्टम। तो उसमें हमारे पास जो कुछ इक्वेशन जो है रिकर्सिव ज्यादातर हम डिफरेंस इक्वेशन से करते हैं जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट के, मगर कुछ कुछ हैं जो नॉन रिकर्सिव की भी उसमें होती हैं। अच्छा, तो हम इसको आगे बढ़ते हैं, अभी हमारा बस टॉपिक मेरे ख्याल में आज का एंड होने वाला है। तो ये है कि जनरल फॉर्मेट वाया फैन जो अभी हम देख कर आए कि जनरल फॉर्मेट में क्या होता है कि समीशन ऑफ ऑल द प्रीवियस इनपुट्स और आउटपुट्स और प्लस समीशन ऑफ ऑल प्रेजेंट एंड प्रीवियस इनपुट्स को अगर जनरलाइज फॉर्मेट में कहें तो ये हमारी क्या कहलाती है, कांस्टेंट। यहाँ पे ए के और बी के ये हमारे कोएफिशिएंट्स हैं। क्या है? कोएफिशिएंट जो कि कांस्टेंट हैं, तभी इसको हम कह रहे हैं कि सिस्टम। ये डिफरेंस इक्वेशन तो है क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि ये जो समीशन वाली साइंस आती है जो इसमें आप इनपुट और प्रीवियस इनपुट आउटपुट जो है सम कर रहे हैं, ये तो डिफरेंस इक्वेशन है हमारी। मगर यहाँ पर आपके पास ए के और बी के जो आ रहे हैं ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स हैं, तो इस वजह से इसको हम कह रहे हैं कि लीनियर टाइम एलटीआई सिस्टम्स कौन से डिफरेंस इक्वेशन जो रिप्रेजेंटेड है विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अच्छा, अगर आप लोगों को मेरे ख्याल में मैंने शायद एसएनएस में शायद पढ़ाया था आपको लोगों को, क्योंकि मैं एसएनएस के इसलिए बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि इस सब्जेक्ट का प्रीरेक होता है, इसलिए कि मतलब उस सब्जेक्ट की चीजें जो है ना वो इस अगले सब्जेक्ट को समझने में हेल्पफुल होती हैं। तो जाहिर बात है वो कॉन्सेप्ट हम वहां पर भी पढ़ कर आए हैं सिग्नल सिस्टम में, वो यहाँ पर भी हमारे पास कॉन्सेप्ट सिस्टम है, तो इस वजह से इसको मैं सही। उसका बार बार रेफर कर रहा हूँ।
बात समझ में आई? सर आज का लेक्चर, जी सर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक तो एवरीथिंग इज क्लियर। सर आज का लेक्चर यहीं तक रखें। मेरे 1 मिनट में अपना अगर स्लाइड दिखूं तो जी सर स्क्रीन शेयर दिखाएं। हो रही है? अच्छा, जी हमारे सर टोटल आप बाकी जो है ना 5-6 स्लाइड्स हैं, कोई ज़्यादा नहीं है। मेरे ख्याल में अगर उनको डिस्कस कर लेते हैं, अगर समझ में नहीं आया तो वाइंड अप कर देंगे, कोई इश्यू नहीं, ठीक है? ठीक है, ठीक है। तो हमारा लेक्चर वैसे भी आज ना 2 घंटे सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। सॉरी? अच्छा सर जी, जी फरमाएँ। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अच्छा, ठीक है, 1 मिनट मैं 1 मिनट में कर लेता हूँ। सर आप कहाँ रह रहे हैं वैसे आजकल? अपने कराची में? नहीं, कराची से बाहर हूँ। हैदराबाद? हाँ, उधर ही। अच्छा सर अच्छा, काफी टाइम से नहीं सर आपको फरवरी से नहीं देखा, जनवरी में देखा था लास्ट टाइम। बस अल्लाह कर के इंशाल्लाह मुलाकात हो जाएगी अगले जनवरी में, इसका अपकमिंग उम्मीद है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह 1 साल हो जाएगा सर आपसे ना मुलाकात करी ना आपको देखा, बस आवाज ही सुनते रहते हैं सर आपकी। बस आप सीखते रहें, ये हमारे लिए यही काफ़ी है। बाकी इंशाल्लाह मुलाकातें होती रहेंगी, ज़िंदगी रहेगी। जी सर को सर वीडियो कॉल इंशाल्लाह। कर लेंगे। हाँ अच्छा, ऐसा कर लेंगे। आज तो नहीं कर रहा, फिर इंशाल्लाह किस टाइम। सही है सर। अच्छा, ठीक है। तो सिस्टम डिस्क्राइब बाय कांस्टेंट कोएफिशिएंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आर सब क्लासेस ऑफ रिकर्सिव सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन प्रीवियस सेक्शन। मेरे ख्याल में ये पूरा हम वैसे ही डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, हम उसी एग्जांपल को ले रहे हैं जो पिछले वाला है। वो अब यहाँ पर जो है वेयर ए इज ए कांस्टेंट, जो हमने अगर आपको याद हो हमने क्या किया हुआ था, n ओवर 1 ओवर n प्लस 1, यही था, याद है आपको? 1 ओवर n यस प्लस, सर याद आया। ठीक। तो एवरेज इसको निकालने के लिए। ठीक एवरेज, अब 1+1। इसको उसमें हमने इसको क्या किया, a से रिप्रेजेंट कर दिया। दिस सिस्टम इज ए लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, इट्स ब्लॉक डायग्राम रियलाइजेशन कैन बी शोन एज, ठीक है। अब ये यहाँ पे जो मैं आपको एसएनएस का जिक्र कर रहा था, अगर यहाँ पर मिसाल तौर यहाँ पे कांस्टेंट ना होता तो ये सिस्टम जो है ना आपका टाइम इनवेरिएंट में भी नहीं आता। ये क्लासिफिकेशन जब हम कर रहे थे टाइम इनवेरिएंट वेरिएंट में, स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ एसएनएस में, उस टाइम मैंने उसमें ज्यादा करवाया था, अभी तो मैंने सिर्फ और रिव्यू करवाया है चीजों को। तो ऐसे सिस्टम जो ये जो है ना ए कांस्टेंट होगा तो आपका सिस्टम जो है ये लीनियर टाइम इनवेरिएंट होगा। अगर मिसाल तौर बाद में पता ये होगा कि अगर ये ए कांस्टेंट नहीं हुआ तो ये फिर टाइम आपका इनवेरिएंट नहीं रहेगा। लीनियर तो हो सकता हो मगर टाइम इनवेरिएंट नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। और ब्लॉक डायग्राम तो मेरे ख्याल में इसमें टफ नहीं होगा, ये तो और भी इजी है, सिंपल है। y को डिले करवाया हुआ है एक, तो ये जो y है इसमें डिले आया। अच्छा, जब भी आपको कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करवाना होता है ना इसमें क्या कहते हैं कि ब्लॉक डायग्राम में, वो एरो के साथ लिख दिया जाता है। तो ये y यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ पे y हो गया y ऑफ n माइनस 1, ठीक है। और उसके साथ a मल्टीप्लाई करवाना है तो ये a जो है ना, ये क्योंकि कांस्टेंट है, प्रीवियस जो हमारा था मैं जो जिक्र करवा रहा था जहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन पॉज लगा रहे थे वहां पे कांस्टेंट नहीं था, अब यहाँ पे कांस्टेंट है और फिर इसको लेके यहाँ पे किया और x ऑफ n ऐड हो गया, तो इक्वेशन ये बन गई। शेयर यार, क्लियर है? जहाँ भी यस दोबारा सर क्लियर डिले आ गया हमारे पास इस कंट्रोल वजह। कंट्रोल ए डिलीट क्लियर ऑल हो गया या कंट्रोल एस भी है? ये क्लियर कोई यस सर ये कंट्रोल ए करके डिलीट क्लियर ऑल हो गया, जैसा मैटलैब में करते हैं, सब कुछ क्लियर, कुछ याद ही नहीं। क्लियर है क्लियर। अच्छा, अब ये जो है ना एक पूरा क्या कहते हैं इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन, अब इस इक्वेशन में देखें अप्लाई करें x ऑफ n पे इज इक्वल n इज इक्वल टू 0 पुट करें तो क्या आउटपुट आएगा, n इज इक्वल टू 0 पुट करें तो ये y ऑफ 0 हो गया इक्वेशन। यहाँ पे ये क्या बनेगा a y ऑफ n इज इक्वल टू 0 हो गया तो ये a y ऑफ -1 हो गया प्लस x ऑफ 0। यहाँ तक बात समझ में आ गया? तो इनिशियल कंडीशन इसमें क्या हो गई सर यार? -1 हो गई सर। हाँ, ये बात समझ में आई या ये समझ में नहीं आई? जी सर ये समझ आई है। क्यों? इनिशियल कंडीशन हम किसको कह रहे हैं, प्रीवियस। अब क्योंकि n इज इक्वल टू 0 है तो इट मीन इसका प्रीवियस क्या होगा, -1 होगा।
तो -1 पे जो जी आउटपुट होगा वो हमारा इनिशियल कंडीशन। तो यहाँ पे जो इनिशियल कंडीशन है वो हमारी क्या है, y(-1). इट मीन्स मुझे y(0) पे जब आउटपुट चाहिए इन जब इस तरह की जो रिकर्सिव सिस्टम है, तो मुझे y(-1) का आउटपुट पता होना लाजमी है। तो इसको हम कह रहे हैं इनिशियल कंडीशन। और ये अगर आपको मैं दूसरे लफ्जों में यूं कहूं, अगर आप लोगों ने लीनियर सर्किट एनालिसिस को जो याद होगा थोड़ा बहुत, तो वहां पर हमारे पास जब हम कैपेसिटर्स और इस तरह के जो है ना इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, मैं डिफरेंशियल की बात कर रहा हूँ, तो उसमें हमारे पास कैपेसिटर की वो वोल्टेज की वैल्यू बताई होती है कि इनिशियली कैपेसिटर्स वैल्यू Vc is equal to 1, Vc is equal to 2 एंड सो ऑन करके, या कोई ना कोई कंडीशन दी हुई होती थी, अगर याद हो तो आप लोगों को याद है कुछ सर्किट एनालिसिस में, जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको हमेशा एक इनिशियल कंडीशन चाहिए होती है। अब ये भी डिफरेंशियल का समझो कि एक नॉर्मल बदल है इन डिस्क्रीट टाइम। ये भी डिफरेंशियल है मगर ये डिस्क्रीट टाइम में, तो इस वजह से इसको हम डिफरेंस कह रहे हैं। तो इधर भी इनिशियल कंडीशन चाहिए, तो ये इनिशियल कंडीशन ये है। अच्छा, जी अब इसमें पुट करें y(0) इक्वल ये आ गया, y(1) करेंगे तो क्या होगा, ay0 प्लस x(1). और ay0 की अगर इस इक्वेशन में पुट करें जो कि ये है, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी इन टर्म्स ऑफ इनिशियल कंडीशन, क्या बनेगी, a² y-1 प्लस ax0 प्लस x1। ये बात समझ में आ गई, यहाँ भी कंफ्यूजन है इसमें। अब ये देखो y(0) की ये इक्वेशन बनी ना, इस इक्वेशन को हमने इससे y(0) पुट किया तो ये बन गया, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो y(1), अब मैं अगला स्टेप मैंने क्या किया, y(1) मालूम किया, तो y(1) क्या बनेगा, इस इक्वेशन में मैं 1 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा y(1) इज इक्वल टू a y(1 - 1) क्या बनेगा 0, तो ay0 ये ay0 हो गया प्लस x1, तो प्लस x1 हो गया। ठीक है, अब मुझे पता है y(0) किसके बराबर है, ay-1 प्लस x(0), ये मैं पुट करके करूंगा इस जगह पे, तो इक्वेशन आपके पास क्या बनेगी। शहरयार बात क्लियर हो रही है, यहाँ भी कंफ्यूजन है। सर, ऊपर जो y(0) है उसमें हम y(1) वाले में ऐड कर देंगे, ऊपर वाली को नीचे ये वाली में देखो, ऐड करेंगे। अब सिंपल वर्ड्स में देखें, पहले इसमें y(0) पुट किया, ये इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है, पहले यहाँ तक पहुंचे। 0 सही है, ठीक क्लियर है, है। अच्छा, अब इसी इक्वेशन में n = 1 पुट करेंगे, ये इक्वेशन आएगी इसी इक्वेशन में, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इसमें ये इक्वेशन देखो आ रही है, सर ये इक्वेशन बन जाएगी जो आपने सर्किल करा हुआ है। ठीक है, गुड। अच्छा, ये अब अगला स्टेप जो किया हुआ है ना, थोड़ा चेंज, वो ये किया हुआ है, अगर नोट करें तो यहाँ पे एक टर्म है y(0) लिखा हुआ है, y(0) जी ये किसके बराबर है, पिछली इक्वेशन में देखें ये किसके बराबर है, हाँ, इसके है बराबर बिल्कुल। है। इट मींस जी इस इक्वेशन के साथ, पूरी इक्वेशन के साथ सिर्फ a मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे ही है ना। मतलब ये टर्म जो है पूरा निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन के साथ मैं a मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, a² y(-1) प्लस ax0। यहाँ तक आ गया, ये इक्वेशन बन गई, ये बन जाएगी। ठीक है, यहाँ तक बात सही क्लियर है। हो, यस सर। प्लस x1। अच्छा, अब यहाँ भी ध्यान में रखें, क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज क्या है, अब इसको ध्यान में रखें, ये किसकी इक्वेशन है, y(1) की। अब हाँ, y(1) की, अब इसमें n = 2 पुट करें, तो ये इक्वेशन इस इक्वेशन, हाँ, तो क्या ये इक्वेशन ये बन जाएगी, ये बन जाएगी, सही है। ठीक है, तो इट अब मीन, ये जो हाँ हमारे पास ऊपर हाँ की विन है जो भी हम हाँ, अब एग्जैक्टली इसमें क्या है, y(1), और y(1) किसके बराबर है, इसके बराबर है। इसके बराबर है। तो मतलब इस मीन्स इस पूरी इक्वेशन के साथ आप क्या ऐड करेंगे, a मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो क्या बनेगा, तो ये टर्म बन जाएगा ay(1), सही है, ये बन जाएगा। ठीक है। तो इस प्लस, हाँ, यहाँ तक बात क्लियर होगी। असल में हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, हम जो अपने सारे जो जितने भी है ना, क्या कहते हैं इनपुट्स, इसमें हमें प्रीवियस चाहिए था, फॉर सपोज y(2) भी मुझे मालूम करना है, तो मुझे y(1) मालूम होना लाजमी है, फिर y(1) मालूम करना है तो मुझे y(0) होना लाजमी बने, और y(0) मालूम करने के लिए मुझे इनिशियल कंडीशन पता होना लाजमी है। एक सीक्वेंस ये सर बनती है।
रिकर्सिव सिस्टम ही चल रहा है ना ये भी? हाँ recursive ये रिकर्सिव सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है। सही है सर। ठीक है। अब क्या सीन जी हो सर। रहा है, अब सीन क्या हो रहा है, हम जो क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हर आउटपुट को y2 हो y3 हो, उसको पूरा इन टर्म्स ऑफ इनिशियल कंडीशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर आप नोट करें, मैं y2 मालूम कर रहा हूँ, मगर मुझे सिर्फ क्या चाहिए, इनिशियल कंडीशन चाहिए। मुझे y1 पता होना लाजमी नहीं है, मुझे बस इनिशियल कंडीशन हो। मैं y2 मालूम करूँ, y3 मालूम करूँ। बात समझ में आ गई? प्रीवियस इनपुट्स, ये देखें, प्रीवियस इनपुट्स x0 x1 x2 और फिर इनिशियल कंडीशन। लॉजिक समझ में आ रही है आपको? यस सर क्लियर हो रही है। अच्छा, अब इसी को हम आगे लेके चलते जा रहे हैं। तो जनरलाइज इक्वेशन n क्या है हमारी, ये आ गया, मैं n तक लेके जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 n, मतलब कोई भी नंबर हो। तो कोई भी नंबर। हाँ, तो इसकी जनरलाइज इक्वेशन क्या बनेगी, ये मतलब जी बन जो जाएगी। n, अगर नोट करें n है, तो ये n2 है, तो ये a3 है, फिर a2 है, ठीक। इस तरीके से, मतलब यहाँ पर n है, तो यहाँ पर एक स्टेप ज्यादा है, an+1 है, फिर an है, फिर an-1 है, एंड सो ऑन करके आखिर में आपके पास क्या होगा, xn होगा। ऐसे ही हो रहा है। ये पूरी इक्वेशंस को जनरलाइज इस फॉर्मेट में लेके आ गए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके सारे प्रीवियस इनपुट्स, ये सारे प्रीवियस इनपुट्स हैं, और इनिशियल कंडीशन। तो ये जो आपका लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट इक्वेशन है, वो ये बन गई। क्लियर हो के बात? शेर यार, अभी भी कहीं कंफ्यूजन है? सर लास्ट वाली में बस कंफ्यूजन है, लास्ट वाला जो सबसे लास्ट में स्टेप है n+1, ये समझ आइए कहाँ से आया, क्योंकि ये n+1 हम ऐड कर देते हैं ना। हाँ, असल में ये टाइम ना जनरलाइज करते हैं। जनरलाइज का मतलब क्या होता है कि हम जो अब यहाँ पे नोट करें कि क्या हो रहा है, ये 2 है, तो हाँ, आपका आउटपुट किस में आ रहा है, A3 आ रहा है। इट मीन जब n आपके पास 2 है, तो ये और ए पे जो है ना, हमेशा एक स्टेप ज्यादा पावर आ रही है। तो इसका मतलब है, अगर मैं y=3 करूंगा, तो यहाँ पे a=4 है। अगर y=5 करूंगा, तो यहाँ पे a6 का टर्म आएगा। ऐसे ही होगा ना? तो हमने सर क्या किया, समझ आ गया, समझ। तो उसको जनरलाइज y कर दिया। हाँ, उसको देखते हुए उसको y जनरलाइज कर दिया कि भाई जब इस तरीके से चलेगा, तो फिर ये इस तरह का सिनेरियो हो जाएगा। आई बात समझ में? बस सर क्लियर है। तो इसके जो टोटल पार्ट्स अगर निकालें, तो कुछ इस तरीके की बन जाती है चीजें। एक आपके पास पार्ट बन जाता है इस इक्वेशन का, इसको मैं यूं कहूं, ये वाला जिसमें इनिशियल कंडीशन है, ठीक है। और दूसरा अगर देखा जाए, दूसरा पार्ट, तो वो क्या है, a पावर n से लेके एक साथ 0 से लेके ये क्या है, फार इसको अगेन दोबारा हमने क्या किया, सबमिशन की साइन में जनरलाइज कर दिया। k=0 से लेके हम इसको n तक लेके जा रहे हैं, और ये क्या है, a के इंटू x(n-k), ये आ गया। ये बात समझ में आई है? इसमें कंफ्यूजन है? मतलब इस यही सेम इक्वेशन जो मैंने अभी जनरलाइज करवाई आपको, इस जनरलाइज इक्वेशन में क्या हुआ कि एक पार्ट तो यहाँ पे इनिशियल कंडीशन वाला, इसको हमने अलग कर दिया, और दूसरा पार्ट जो इतना सारा लंबा चौड़ा है, इसको अगर हम नोट करें, तो हम इसको और भी सबमिशन की साइन में लिख सकते हैं। सबमिशन क्या होती है एक्चुअली में, सम ऑफ दी टर्म्स जो भी उसमें इनसाइड होते हैं। और सबमिशन, सम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से लेके n तक जा रहा है, तो 0 से लेके n तक हमने वो लिया। और टर्म कौन सा है, अगर नोट करें, तो यहाँ पे एक ही पैटर्न है, a है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ पावर है, और फिर x(n- समथिंग है। तो यहाँ पे a पावर के x(n-k), अगर आप इसमें 0 से लेके 1 2 3 वैल्यूज पुट करेंगे, तो आपको एक्चुअल में यही इक्वेशन मिलेगी। बात क्लियर है या इसमें? यस जी सर क्लियर। अच्छा, अब इन दोनों पार्ट्स का अलग अलग क्या कहते हैं नाम है। इसको हम कहते हैं, पार्ट 1 को हम कहते हैं पार्ट 1 व्हिच कंटेन्स द इनिशियल कंडीशन ऑफ द सिस्टम, इट इज कॉल्ड द जीरो इनपुट रिस्पांस, ठीक है। इसको हम कहते हैं जीरो इनपुट रिस्पांस। और जो दूसरा पार्ट है जिसमें आपके पास, उसको कहते हैं रिस्पांस ऑफ द सिस्टम टू द इनपुट x, ठीक है, ऑफ n। मतलब कोई भी इनपुट होगा, उसके जो आपके पास रिस्पांस होगा, और इसको हम कहते हैं जीरो स्टेट रिस्पांस। यहाँ पे जीरो इनपुट रिस्पांस, और ये जीरो स्टेट रिस्पांस। तो इसको जो जनरलाइज और भी जनरलाइज कर देते हैं, तो इसका नाम क्या रखते हैं, YZI, जीरो इनपुट, और इसको कहते हैं YZS,
जी का मतलब जीरो स्टेट। ये बात समझ में आई? चीजों को देखो किस तरीके से लेके आ रहे हैं हम, चीजों को किस तरीके से स्मूथ कर रहे हैं। तो इसको जनरलाइज करके वाई जी आई और वाई जी एस लिख सकते हैं। बात समझ में आएगी? यस सर। ठीक है, तो हमारा क्या है, अब दो चीजें आई, तो सर बताओ। वाई जी आई एंड वाई जी एस। ठीक है, तो जीरो स्टेट रिस्पांस क्या है? इफ द सिस्टम इज इनिशियली रिलैक्स्ड, मतलब अगर इनिशियली सिस्टम जो है आपका रिलैक्स है, मतलब n इज इक्वल टू 0 है, एट टाइम n इज इक्वल टू 0, द आउटपुट ऑफ द डिले शुड बी 0 और आउटपुट भी माइनस, और इसको हम कहेंगे दिस इज का जीरो स्टेट रिस्पांस और फोर्स रिस्पांस। ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके का सिनेरियो बन जाएगा। दूसरे लफ्जों में यूं कहूं, अगर इस इक्वेशन में वाई इनिशियली आपका सिस्टम रेस्ट पर है, इनिशियली मैं इसको यूं कहूं कि आप एक सिस्टम जो आप कैपेसिटर और रेजिस्टर का सर्किट है उसको सॉल्व कर रहे हैं, सपोज करें। अगर कैपेसिटर इनिशियली आपका चार्ज ही ना हो, ऑलरेडी उसमें कोई वोल्टेज ही ना हो, तो इसका मतलब क्या होगा, कैपेसिटर में कोई वोल्टेज है ही नहीं, इनिशियली उसका कोई भी क्या कहते हैं कि रिस्पॉन्स नहीं है, तो वो y माइनस इज इक्वल टू 0 हो तो ये टर्म गायब हो जाएगा। y माइनस 1 अगर 0 हो तो ये टर्म गायब होगा या नहीं होगा? बिल्कुल गायब हो जाएगा, ठीक जीरो है, आ जाएगा इसकी जगह। हमें सिर्फ क्या आउटपुट मिलेगा? आउटपुट मिलेगा आपका, ये इनिशियल कंडीशन। हाँ, इस पे आउटपुट मिलेगा, सिर्फ जो आपने इनपुट दिया उसका ही आउटपुट मिलेगा। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं फोर्स रिस्पांस, या ये अगली स्लाइड में यही लिखा हुआ है, इसको क्या नाम दिया हुआ है? फोर्स रिस्पांस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड जीरो स्टेट रिस्पांस और द फोर्स रिस्पांस। मतलब फोर्स रिस्पांस का उसको हम कहते हैं कि जब आप किसी को कोई इनपुट दें उसके बाद आउटपुट आता है, और बाकी जो नेचुरल रिस्पांस उसको कहते हैं जिस तरीके से मिसाल लो आप कैपेसिटर को चार्ज करके आप उसको इनिशियली सप्लाई से अलग कर दें, उसको कोई भी सिग्नल जो है ना उसको ना दें, तो उसके बाद जो उसमें आपका कैपेसिटर का जो बिहेवियर होगा ना, आउटपुट आएगा, उसको हम कहेंगे नेचुरल रिस्पांस। बात क्लियर होगी? जी सर क्लियर है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। ओके गुड। ठीक है, और अगर नोट करें तो ये जो आपका अपोज इक्वेशन इज ए कन्वोल्यूशन सम फॉर द इम्पल्स रिस्पांस एक्स ऑफ एन, माना इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास इक्वेशन आई है ये कन्वोल्यूशन सम किस चीज का है? जब आप इनपुट आपका इम्पल्स रिस्पांस इस तरह का हो, a पावर n u ऑफ n, तो इस तरह के इम्पल्स जब आपके पास इम्पल्स रिस्पांस हो तो आपके पास फिर जो कन्वोल्यूशन सम जो सिस्टम का आउटपुट आएगा वो इस तरह का आता है। सही सही सही। अच्छा, दूसरा किस जो टर्म है, सिस्टम इज इनिशियली नॉन रिलैक्स। नॉन रिलैक्स का मतलब क्या है कि आप कोई कैपेसिटर है वो इनिशियली जीरो नहीं था, उसमें कुछ ना कुछ चार्ज थी, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? नॉन जीरो, नॉन रिलैक्स सिस्टम्स। ठीक है, तो नॉन रिलैक्स सिस्टम जो होते हैं उसका फिर सारी बात है, क्योंकि ये टर्म जीरो नहीं होता तो इसका जो बिहेवियर है कुछ इस तरह का आता है। आई बात समझ में? क्योंकि इसमें जो आपके पास ये टर्म जो है ना ये जीरो नहीं होता, अगर नोट करें ये टर्म सेम ही है। तो जनरल फॉर्मेट जो आपके पास रिकर्सिव सिस्टम का जो लीनियर कांस्टेंट इक्वेशन है वो ये बन गया। अब हम आगे जो भी होंगे ना, जो भी सिस्टम डिफाइन करेंगे वो इस जनरल फॉर्मेट के हिसाब से होंगे। जो अब नेक्स्ट टॉपिक में करवाऊंगा इंशाल्लाह वो होगा हम सॉल्यूशन ऑफ इन्हीं लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट का जो इक्वेशंस है इसके प्रॉब्लम्स को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सही सही। तो आज का लेक्चर मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। अभी हमने तकरीबन सारी चीजें कवर कर ली। अभी तो कोई क्यूरी हो तो पूछ लें, नहीं तो फिर मैं इस लेक्चर को आज यहीं पे वाइंड अप करूंगा। फिर इंशाल्लाह आप जो है इस इक्वेशन को फिर सॉल्व करना समझेंगे कि इस इक्वेशन को सॉल्व किस तरीके से करते हैं, फिर इसके डिफरेंट सिस्टम्स देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे, सॉल्व करेंगे। फिर अगले टॉपिक हम जाएंगे वो है
कोरिलेशन का, और कोरिलेशन के बाद फिर हमारा Z ट्रांसफॉर्म है, जो कि आपका क्या कहते हैं मिड टर्म का जो लास्ट टॉपिक है। Z ट्रांसफॉर्म के बाद फिर जो है हमारा DFT डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म है। सही सही। तो अभी तक कोई सीक्वेंस, अब सीक्वेंस मेरे ख्याल में आपको ध्यान में रखनी है, ये कि किस तरीके से चीजों को लेके आए हैं हम, ये अगर ध्यान में होगी ना तो चीजें इंशाल्लाह आपको इजीली समझ में आ जाएंगी। जी जैन है भी यहाँ? जैन तो चला गया। Then सर शायद चलेगा सर। जी जी सर वो चलेगा। अच्छा, तो कोई क्वेरी हो तो डिस्कस कर लें। तो सर आज के लेक्चर में तो कोई क्वेरी नहीं है, सब कुछ अल्लाह का शुक्र क्लियर हो गया है। ठीक है, तो फिर आज के लेक्चर में यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। आज अच्छा खासा लेक्चर हमारा हो गया, और इस नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट क्लास जो है हमारा इंशाल्लाह वेडनेसडे को ही रखेंगे। हमारी जो क्लास वेडनेसडे को होती है सुबह की, वो हम थोड़ा डिले कर लेते जी हैं 10-11 बजे, आप लोग भी उठ जाएं। और मैं और यस क्लास में हम इसी प्रॉब्लम्स को ना, इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो समझेंगे। फिर मैं आपको Z ट्रांसफॉर्म में लेके जाऊंगा, और सॉरी ठीक। कोरिलेशन पे। कोरिलेशन के बाद फिर हमारा होगा कोरिलेशन और कन्वोल्यूशन, बहुत एक दूसरे से मिलते जुलते कॉन्सेप्ट हैं। और वो कन्वोल्यूशन समझ में आया होगा तो अगर समझ गए हो तो फिर कोरिलेशन समझने में टाइम नहीं लगेगा, इजी है, फिर बहुत इजी है। यस सर। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, फिर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।